हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 5 से। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पिछले क्लास में बताए थे, ठीक ना। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपका क्या था? तो एनर्जी ऑफ अ क्वांटम ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी, ठीक है। E इज इक्वल टू एच म्यू, और E एक कांस्टेंट था जो आपको बताया था कि इतना वैल्यू होगा, ठीक ना। ये जनरली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पूरा तो इससे भी ज्यादा आप कैलकुलेट हो चुका है, लेकिन आप जो कैलकुलेशंस में जनरली यूज करोगे 6.6 into 10⁻⁻34 यूज करोगे, ठीक है ना। अच्छा, ये वाला भी कैलकुलेशंस में ऐसा भी है ना कि अब जो मान लो कि जो ना आप जेईई का तैयारी कर रहे हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो 7 लेके भी मान लो, कहने का मतलब है ना 7 के आसपास 4 ऑप्शंस है, आसपास आंसर आ गया तो सही होगा। समझ में आना, दूर दूर ऑप्शन से तो काम कर जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का आंसर मान लो कि 7 लेके करोगे, तो जो मान लो पर्टिकुलरली राइट आंसर होगा उसके आसपास भी तुम्हारा आंसर आ गया, समझ में आ गया तो आगे निकल जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है। यहाँ पे आप ऐसा नहीं, यहाँ पे 7 into 10⁻⁻34 भी मतलब यूज कर दिया, तो दिक्कत, ठीक है। 6.6 मिलेगा। तो ये कहाँ पे बोले? अच्छा, याद रखना 7 कहाँ पे कर सकते हो? कॉम्पिटिटिव में, जहाँ पे ऑप्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। और 6.6 कहाँ यूज करना है? ये बोर्ड्स में जब पेपर लिखोगे तो ये यूज करना है, दिक्कत। ये बोर्ड्स में ये नंबर को यूज करना है, ठीक है ना। और तुम्हारा ऐसे तुम जनरली कंपटीशंस अगर मान लो फेस कर रहे हो, तो कंपटीशंस के केस में तुम अगर चाहो तो 7 into 10⁻⁻34 करके यूज करो आसपास, क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाता है 7 लेके करोगे तो। कहने का मतलब ऐसा है, ठीक है। देखो, जेई आपको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करवाता है, ठीक है। मैथ्स का पेपर होगा तो अलग बात है, ठीक है। मैथ्स में भी नहीं करवाता, हम ऐसा सोचेंगे। वो बेसिकली लॉजिकली आपको जब तैयार करता है कि हाँ आप कितना कंसेप्ट को समझे हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन ऐसे बनाता है जो आपके कंसेप्ट में कितना डेप्थ नॉलेज है उसको चेक करेगा, ठीक है। उसको कोई मतलब, तो मतलब कहने का मतलब तुम 7 लेके अगर बना रहे हो तो तुम्हारा आंसर आ जाना है कि तुम्हारा कंसेप्ट क्या है, सही है ना। अब बोर्ड्स में क्या है कि आपको एलिबरेटली चीजों को लिखना है, वहां पे 7 लिख के आओ सीधे काट, समझ में आ रहा है ना, वहां नहीं करना। इसी तरह आपको एक और चीज बता रहे हैं मोल्स के केस में, जैसे 6.023 into 10⁻23 होता है, ठीक है। तो ये बोर्ड में यूज करो। अगर मान लो तुमको, जैसे मान लो कंप्यूटिंग में कर रहे हो तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है तो 6 into 10⁻23 भी यूज कर सकते हो, तो दिक्कत क्लियर है। तुम ऑप्शन के आसपास आंसर आ जाएगा तो तुम मार्क कर दो, ठीक है ना। बढ़े आगे। पानी भाई मेरे पास क्यों रहेगा? वहां देखो बाहर नल वल है, वहां पे देखो पानी होगा। चलो चलो, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। तो विद दिस थ्योरी देखो प्लैंक क्या, अच्छा एक बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है, यहाँ पे क्वांटम का मतलब क्या है जो आप लोगों को बताए थे, क्या बताए थे? क्वांटम क्या है यहाँ पे? व्हाट इज क्वांटम बेसिकली? क्वांटम क्या है यहाँ बेसिकली? क्वांटम आपका है, हाँ बोलो। हाँ, स्मॉलेस्ट, यू कैन ट्रीट इट एज, बेसिकली हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकल है कि नहीं ऐसा कोई जानता तो नहीं है, ठीक है ना। पैकेट्स की तरफ फॉर्म करता है बेसिकली। उनका क्या कहना था, एक एनर्जी जो है स्मॉलेस्ट यूनिट है जो स्मॉल पैकेट्स में एनर्जी जाता है, छोटा छोटा पैकेट्स, ठीक है। क्लियर है ना। लेकिन वो पर्टिकुलरली पार्टिकल है क्या वैसा तो नहीं हो सकता, तो आप ट्रीट कर सकते हो, यू कैन ट्रीट इट एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्लियर। तो दिक्कत, इसको आप ट्रीट कर सकते हैं। और इसका एक और नाम आप लोग को जैसा कि बताए थे, वो क्या था? फोटोन्स। वो क्या था आपका? फोटोन्स, ठीक है। तो दो नाम आप ये याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लैंक was able to explain the distribution of intensity of radiation from black body, ठीक है, as a function of frequency or wavelength at different temperatures। तो प्लैंक ये एक पर्टिकुलर चीज को तो समझा दिए थे, ठीक है ना। जैसा कि तुम लोगों को बताया, उनका कहना था कि जब भी किसी बॉडी को हीट करते हैं तो क्या निकलता है? सारा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन निकलता है, ठीक है। और हमें दिखता कौन सा है? जो, हाँ, जिसका इंटेंसिटी क्या हो सबसे ज्यादा, है ना, मतलब है ना। क्लियर है। अब देखो इंटेंसिटी टर्म को इसके बाद हम डिफाइन करते हैं,
ठीक है, इंटेंसिटी टर्म बेसिकली है इनका। तो अभी यहाँ समझ गए इतना बात। अच्छा प्लैंक ने खुद, अच्छा इनके इनके पर्टिकुलर इनका लिमिटेशन क्या था, एक तो ये वाला चीज को भी बताया था कि दो और साइंटिस्ट भी थे जिनके वजह से पूरा ग्राफ एक्सप्लोर हुआ था, ठीक है। तो लेकिन इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हाँ उसको तो एक्सप्लेन करने में इनके बिना तो हो ही नहीं सकता, नॉर्मल सा बात है। तो प्लैंक का नाम तो रहेगा, प्लैंक वाज क्वांटम थ्योरी का स्टार्ट यहीं से, अब अगर क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट होगा, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में अगर कोई तुमको बताना स्टार्ट करेगा, क्वांटम फिजिक्स बोला जाता है बेसिकली उसको, तो यहीं से स्टार्ट, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट मतलब पहला वो थ्योरी जो क्वांटम फिजिक्स का है, ऐसा सोचो। क्लियर है, कोई डाउट? अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो क्वांटम फिजिक्स यहाँ से स्टार्ट हो गया, ऐसा सोचो। अब आप लोग क्लासिकल फिजिक्स आप छोड़ दो, वो भूल जाओ, वो सारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बदल रहा था एक्सेलरेटेड पार्टिकल, वो सही है, लेकिन वो क्लासिकल फिजिक्स मतलब मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे सही है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे वो सही है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के केस में ये लग रहा है, लेकिन अभी तो वो भी हम लोग नहीं जान रहे। अभी हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं, अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो था ये एक वेव तो था, क्या था, वेव। अभी पता करने का कोशिश कर रहे हैं कि क्या सही में इसमें पार्टिकल, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भैया प्लैंक ने अपना थ्योरी दिया, लेकिन इसका प्रूफ नहीं था उनके पास कि सही में कोई रेडिएशन जो है एक पार्टिकल की तरह उसमें जो है पार्टिकल कुछ प्रूफ करता है, एनर्जी पैकेट्स की तरफ जाता है, प्रूफ तो नहीं है, तो थ्योरी है ना। थ्योरी करेक्ट भी साबित हो रहा है, एक्सप्लेन भी कर दे रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन भी कर दिया इन्होंने, ठीक है। लेकिन इनका खुद का लिमिटेशन क्या रह गया कि इस चीज का इनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अभी तक नहीं, ठीक है। ये चीज मतलब नहीं, इस चीज का तो था, मतलब ये कैलकुलेशंस तो उनको आ गया, लेकिन किस चीज का नहीं था कि भैया क्वांटम जैसा कोई चीज मतलब सही में एनर्जी पैकेट्स की तरफ मूव करता है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उनके पास नहीं था। इसका तो था क्योंकि नॉर्मल सा बात है, फॉर्मूला है तो डिराइव हुआ होगा एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डिराइव हुआ होगा एक्सपेरिमेंटली, लेकिन ये चीज जो बोल रहा है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल, कहने का मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव तो था ही, अब उसमें क्या है बोल रहा है, पार्टिकल भी, पार्टिकल नेचर भी है। तो यहाँ पे वेव नेचर पहले से था, कौन सा नेचर पहले से था, वेव नेचर। अब कौन सा नेचर, एक प्लैंक बोले पार्टिकल भी है भाई, उसमें एनर्जी पार्टिकल की तरफ मूव करता है, ये पार्टिकल का मास नहीं होता है, एनर्जी होता है, ऐसा उनका कहना था। लेकिन इसका प्रूफ क्या सही में लाइट में दिख रहा है, पार्टिकल नहीं दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसा चीज मिले जिसकी वजह से समझ में आ सके कि हाँ भाई ठीक ये हो सकता है। तो वो हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो कहां से पता चला, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का फोटो इलेक्ट्रिक, क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। तो जो प्लैंक्स एक तरह से बोल सकते हो ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपने में एक बहुत बड़ा थ्योरी है। तो जो क्यों, तो इसमें एक साइंटिस्ट नहीं है, हर्ट्ज ने इसकी शुरुआत की, ठीक है। बीच में और भी साइंटिस्ट आए, ठीक है, दो चार, और लास्ट में जाके इसका जो है ना पूरा एक्सप्लेनेशन किसने दिया, आइंस्टाइन। क्लियर है। तो आपको जो मेन पढ़ना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या एक्सपेरिमेंट था, इसको रिलेट करेंगे कि पहले लोग जो है ना क्या क्लासिकल मैकेनिक्स से इसका सोच रहे थे, और जब प्लैंक ने अपनी थ्योरी दी और फिर आइंस्टाइन ने जाकर उसको कैसे एक्सप्लेन किया। क्लियर है, समझ में आया। मतलब कि ये थ्योरी प्रूव करेगा, कि दिस थ्योरी विल प्रूव, बेसिकली एक थ्योरी नहीं है, पहला बात तो थ्योरी वो होता है जो भाई मनगढ़ंत दिया था और आपका सही साबित हो, देखने में बहुत सारा चीज उसमें सही लगे, लेकिन उसमें क्या हो, कुछ लिमिटेशन, ठीक है। तो प्रॉपर्ली आप ऐसा बोल सकते हो कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जिसके वजह से एक ह्यूमन बीइंग अपना विजुअलाइजेशन से कुछ थ्योरी दे देता है, बाद में फिर एक्सपेरिमेंट्स होता है, तो उस थ्योरी का जो लिमिटेशन था, बेसिकली अगला एक्सपेरिमेंट किस लिए होगा, उस चीज के लिए होगा जो ये नहीं समझा पा रहे। सही बात है ना, जहां तक ये समझा दिए वहां तक तो सही है, क्लियर है। तो ये पर्टिकुलर इफेक्ट से ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भैया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, तल प्रूफ बोलो, एक्सपेरिमेंटली एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ये आपका है, किस चीज का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, ये आपका है कि यस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैव पार्टिकल नेचर। और ये लास्ट एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन देंगे, इस थ्योरी को अच्छे से समझते हैं, लेकिन इस थ्योरी का एक मेन यूज बता दो कि हाँ ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कौन एक्सप्लेन कर दिया, प्लैंक कर दिया अपने थ्योरी से, लेकिन इनका थ्योरी का खुद का अपना कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं।
ठीक है। और ये थ्योरी, ये जो इफेक्ट एक्सपेरिमेंट हुआ वो क्या किया, जो प्रूफ था वो दे भी दिया कि हाँ भैया सही ऐसा होता। क्लियर है। तो ईएमआर हैज पार्टिकल, तो दिक्कत मतलब सही में उसमें एनर्जी जो मूव करता है पार्टिकल की तरह मूव करता है। अब इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझा जाए। तो चलिए सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है उस चीज को जान लेते हैं, फिर और कुछ जानना होगा तो इसको और कुछ जानेंगे, ठीक है। क्लियर है। ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ चीज। मेरे ख्याल से काफी है क्योंकि उस वही मेन है। क्वेश्चंस बनाने का तरीका ये इंपॉर्टेंट है, वो सब आपको अपने हिसाब से अच्छे अच्छे से करना होगा और कंसेप्ट को समझने के बाद, क्योंकि कंसेप्ट नहीं समझेंगे तो जेई का क्वेश्चन नहीं करेगा। स्कूल का हालत हम देख चुके हैं, ठीक है ना, स्कूल में कोई मतलब नहीं है लोगों को उतना नॉलेज देने का, ठीक है ना, ये भी एक चीज है। तो एच हर्ज 18 एग्जाम, लेकिन जरा बाद में दिक्कत होता होगा, इसीलिए 11 12 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स फेल करते हैं, ठीक है, 10 तक नहीं रखते हैं, 11 12 में रखते हैं। चलिए इसको जानते हैं, वो सब बातें बाद में आप लोगों को बताएंगे, बहुत सारा मोटिवेशन है पुराने पुराने मेरे पास्ट से, ठीक है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम कुछ कुछ करते हुए देखे हैं, है ना, उनको दिक्कतें में फंसते देखे हैं, तो आप लोग को वही सब चीज सिखाना है, उन दिक्कतों में आप नहीं फंसो और जो एम है अगर कुछ है मान लो साइंस के फील्ड में तो उसको हासिल करो, ठीक है। एच हर्ज performed a very interesting experiment in which electrons or electrical current were ejected when certain metals, for example potassium, rubidium, cesium, were exposed to a beam of light as shown in figure 2.1. The phenomenon is called photoelectric effect. Phenomenon is called photoelectric effect. ठीक है ना, ये वाला चीज है फोटोमेनन, इस फेनोमेनन को क्या बोला गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया। तो दिक्कत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला गया। तो दिक्कत नहीं ना। चलिए अभी एक और चीज देखेंगे यहाँ पे, पहले इसको आप समझते हैं, ठीक है, पहले जरूरी क्या है कि इस एक्सपेरिमेंट को समझा जाए, यह एक्सपेरिमेंट हुआ क्या था, ठीक है, ये चीज जरूरी है, ठीक ना, ये एक्सपेरिमेंट हुआ क्या। अब देखो यहाँ पे गौर करो, ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जैसा कि बताया है ना एपरेटस था जो हर्ट्ज में यूज किया था, ठीक है। अब देखो इसमें सारा चीज क्या क्या उसको समझो। ये वो रेडिएशन है जो हम किस पे डाल रहे हैं, एक मेटल सरफेस पे डाल रहे हैं, किस पे डाल रहे हैं, एक मेटल सरफेस पे। देखो इनिशियली क्या था कि ये यहाँ क्या देखा गया ना कि एमीटर में करंट को नोट किया गया, क्या नोट किया गया, अमीटर में करंट को नोट किया गया। अब इलेक्ट्रॉन्स जब मतलब जब लाइट गिरा मेटल सरफेस पे उसके बाद अमीटर में फिर से डिफ्लेक्शन देखा गया, ठीक है, अलग से डिफ्लेक्शन देखा गया। तो इसको पूरा समझते हैं अच्छे से कि एक एक चीज क्या हुआ था, ठीक है। देखो शुरुआत कैसे हुआ, शुरुआत उन्होंने किया जैसा कि बताया ठीक ना, उन्होंने अलग अलग बीम मतलब बीम ऑफ ए, एक कोई लाइट दिया और उसको अलग अलग मेटल पे गिरा के देखे, किस पे गिरा के देखे, अलग अलग मेटल। तो उन्होंने देखा ऐसे तो बैटरी लगा हुआ है, तो बैटरी लगा होगा तो जब नॉर्मल सा बात है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे आपको दे रहे हैं, ऐसे पूरा आप लोगों को जानना नहीं है, तो समझा समझ लेना है कि ये है कैसे उन्होंने किया। तो 5 एम्पियर का करंट मान लो ये शो कर रहा था सिर्फ बैटरी लगाने से, किससे, बैटरी लगाने से। अगर बैटरी लगा तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन बेटा किधर होगा, 10th में पढ़ चुके हो, इधर होगा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन किधर होगा, इस तरफ होगा। अब एक बात बताओ, ये पर्टिकुलर वो सर्किट है, देख रहे हो, इसके और इसके बीच में कुछ नहीं, मतलब एक बीम गिर रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर ऐसा कुछ निकल रहा है ऐसा। बात ये था कि ये मेटल जब अलग अलग लिया तो अब क्या था, देखो अगर इलेक्ट्रॉन सेम इस डायरेक्शन में निकल रहा है तो करंट का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। बैटरी वाला मान लो पहले से 5 एम्पियर था, अब बोले कि लाइट गिरा उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये करंट का वैल्यू आपको ज्यादा दिखेगा ना कम दिखेगा, ज्यादा दिखेगा, है ना, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन जो है ना इससे इजेक्ट होने लगे, ऐसा हो सकता है, हाँ बोल सकते हो ना। ये पहले से तो बैटरी कुछ इलेक्ट्रॉन दे ही रहा था और यहां से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और देना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब इसको समझते हैं, क्या एम्पियर में मतलब करंट क्या दिखा कि बढ़ रहा, करंट क्या दिखा कि इंक्रीज कर रहा है, कि मतलब चार्ज जो है वो और निकलना स्टार्ट, ठीक है। पहले तो एनर्जी इधर से मिला हुआ था, एक काइनेटिक एनर्जी इधर से हम दिए हुए, क्या दिए हुए थे, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी दिए हुए थे, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन को क्या मिला था, काइनेटिक एनर्जी मिला था।
ठीक है। तो ये काइनेटिक एनर्जी जो था, जो पोटेंशियल एनर्जी बैटरी का था, वो कन्वर्ट किसमें हुआ, चार्ज उसके वजह से मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। एनर्जी मिला, किसको मिला एनर्जी, ये मिला आपका इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट किया। अब यहाँ लाइट अलग से गिर दिया, तो ये मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स थे उसको इधर से तो एनर्जी मिल ही रहा था, अब प्लस ये लाइट जो गिरा ना उसकी वजह से और एनर्जी मिल गया, क्या मिल गया, और एनर्जी। तो यहाँ पे आपको काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का हुआ वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा ना डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। अब करंट क्या होगा, करंट इंक्रीज होगा, नॉर्मल सा बात है, ये भी चीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखो, इसको पूरा समझते हैं, इसको कैसे कैसे ये हुआ है, ठीक है ना। ये पहले उन्होंने अलग अलग मेटल पे ट्राई किया, किसी मेटल में उन्होंने देखा कि कोई रिजल्ट था ही नहीं, मतलब किसी किसी मेटल में कोई करंट नहीं आ रहा, जो भैया बैटरी से आ रहा था वही वाला ऐसे ही है, ठीक है, सपोज कर, ठीक है। और नॉर्मल सा बात है, और एनर्जी देंगे तो और ज्यादा निकलेगा इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। पर आप इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी अगर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, वोल्टेज बढ़ेगा। इसलिए याद रखना, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट बताते हैं। अब चार्ज के वेलोसिटी को हम पोटेंशियल से रिलेट करते हैं, इससे रिलेट करते हैं, पोटेंशियल से। पोटेंशियल ऑलरेडी 10th में तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, पोटेंशियल तुम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। चार्ज ऑफ किसके वजह से, चार्ज के वेलोसिटी की वजह से। चार्ज का जो वेलोसिटी होता है, ठीक है, अगर उसको इंक्रीज करोगे तो बेसिकली सर्किट में पोटेंशियल बढ़ता है, क्या बढ़ता है, पोटेंशियल। इसका तुम लोग को एक लाइव एग्जांपल दिखा है, ठीक है, जब तुम लोग फिजिक्स वाला पढ़ाएंगे ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी अगले साल, ठीक है, तो उस समय दिखा, ठीक है ना, मजेदार होगा ना, देखना तुम लोग को दिखाएंगे कैसे चार्ज में बड़ा वोल्टेज बढ़ रहा, क्या हो रहा है, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, मस्त वाला एक्सपेरिमेंट है। तो चार्ज एक मान लो वेलोसिटी आपका क्या हुआ, बोले चार्ज का वेलोसिटी अगर बढ़ गया तो आपका क्या बढ़ जाता है, पोटेंशियल। क्या बढ़ जाता है, सर्किट का क्या बढ़ जाता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब समझे, पोटेंशियल डिफरेंस, जो आप लोग पढ़े थे, ओम्स लॉ पढ़े थे, है ना। सर्किट का पोटेंशियल नॉर्मल सा होता है, करंट का फ्लो हो रहा है, किसका फ्लो हो रहा है, करंट का। करंट का फ्लो किसके वजह से होगा, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से, किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तुम सर्किट में क्रिएट कैसे किए, ठीक है, यहाँ पे तुम कैसे क्रिएट किए, तो एक तुमने पॉजिटिव बड़ा वाला प्लेट लिया और एक तुमने क्या लिया, छोटा वाला, है ना। तो बैटरी का अपोजिट एंड्स देखोगे तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरफ हो रहा है, ठीक है, क्लियर है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ देख कौन रहा है, बैटरी दे रहा है, कौन दे रहा है, बैटरी। अब मान लो कि ये पोटेंशियल, दो चीज हो सकता है, देखो यहाँ पे अमीटर वैसे डाला है, तो अमीटर में आपको करंट नोट होगा, क्या नोट होगा, करंट नोट होगा, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा, अमीटर में क्या नोट होगा, करंट। इसमें वोल्टेज नहीं पता चलेगा, इसमें वोल्टेज नहीं पता चलेगा, ठीक है। वोल्टेज आपको अलग से नापना होगा, वोल्टमीटर लगा लो, ठीक है ना, उससे। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बोलेंगे कि आपका अगर चार्ज का वेलोसिटी बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब आप क्या बोलेंगे, सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी और तेज हो गया। इसका मतलब है कि भैया हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो था वो और अच्छा खासा क्रिएट हो गया, और जितना अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा, आपका चार्ज को एनर्जी मिलेगा। एनर्जी मिलेगा तो वो चार्ज किस में कन्वर्ट करेगा अपना एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी। तो दिक्कत है, वो किस में कन्वर्ट करेगा, काइनेटिक एनर्जी। मतलब चार्ज जो, देखो चार्ज का भी एक सीन है ना। अगर सही बात बोले ना, अगर एक नॉर्मल मेटल लिया जाए, ठीक है, नॉर्मल मेटल लिया जाए, तो एक मेटल के केस में अगर देखा जाए कि मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन्स कैसे होता है, तो देखो एटम होता है ना, एटम जानते हो, है ना। तो देखो एक मेटल के केस में एटम कैसे, मान लो कि मेटल इस तरह के हाइपोथेटिकल सिचुएशन दिखा रहा है आप लोग को, ठीक है ना। एक मेटल का पूरा सरफेस है, वैसे तो एटम्स उसमें 10⁻23 तक होंगे, लेकिन हम यहाँ पे 8 दिखा करके आप लोग को समझा रहे हैं, 8 एटम सोच को। तो मान लो कोई मेटल है, सोडियम का या किसी भी चीज का मेटल है, तो इसमें क्या होता है ना, बेसिकली मेटेलिक बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, मेटेलिक बॉन्डिंग। ये न्यूक्लियस होगा, और जो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना एटम्स के, वो ये सब जो खाली जगह बचता है ना उसको घूमने चल जाता है। कहाँ चल जाता है, घूमने। अब जब घूमते रहता है ये लोग, तो फिर याद रखना इन लोगों के साथ केस क्या रहता है कि जैसे मान लो एक पर्टिकुलर जगह यहां से घूमना स्टार्ट किया, तो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम जैसे तैसे घूम करके फिर उसी जगह पे वापस आता है। क्या आता है, उसी जगह पे वापस आता है। तो हम अगर यहाँ पे बोले कि एवरेज वेलोसिटी कितना है इसका, क्या बोलोगे, एवरेज वेलोसिटी बोलोगे यहाँ पे 0,
क्यों? क्योंकि भैया जब टाइम, हाँ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जा रहा है इस पॉइंट पे, बार बार उसी पॉइंट पे अगर रिपीट आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट जीरो। और जब इसी को तुम बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दोगे, किसके थ्रू कनेक्ट कर दोगे? बैटरी के थ्रू। किसके थ्रू कनेक्ट कर दोगे? बैटरी के थ्रू। तो निगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन जाना स्टार्ट कर देता है, या फिर बेसिकली निगेटिव पॉजिटिव एक बच्चा लोग का टर्म था, ठीक है ना। अब इसको बोलो लोअर पोटेंशियल और इसको बोलो हायर पोटेंशियल, ठीक है। और करंट आपका फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कोई दिक्कत है ना? हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल का मतलब ही समझ में आ गया तुमको, तो ये है पोटेंशियल डिफरेंस। हायर माइनस लोअर वही होगा क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। मान लो ये बड़ा वाला प्लेट है 5 वोल्ट पे और ये छोटा वाला प्लेट है आपका बैटरी का 1 वोल्ट पे, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट किया? 4 वोल्ट का क्रिएट किया। समझ में आ रहा है ना? समझ में आता है, यही क्रिएट होता है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसकी वजह से क्या होता है? बैटरी करंट फ्लो ना स्टार्ट हुआ। अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन, देखो एक्चुअली तो ये भी तार ही है, ठीक है, तो ये भी उसी एटम का बना होगा, उसमें भी इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्लो कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ ऐसे मेटल का एटम बना के तुमको दिखा रहे हैं, कहने का मतलब ये मेटल वायर भी तो किसका रहता है? मेटल का ही, कॉपर का ही वायर रहता है, उसमें भी तो ये ऐसे ही एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे ही हो रहा होगा, कोई अलग बात नहीं। तो इलेक्ट्रॉन जो ऐसे मान लो कनेक्टेड था तब क्या था? यहाँ घूम रहे थे और बार बार एक ही पोजीशन पे आ रहे थे, लेकिन आफ्टर जब इसको जोड़ दोगे तो इसका एक पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब अब इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा होगा इसको देखो। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा होगा? नेगेटिव से पॉजिटिव, मतलब इधर से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन किस साइड डायरेक्शन में अब ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेगा? इस डायरेक्शन में। होगा क्या कि पहले इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर जगह पे वापस आ रहा था, समझ में आ रहा है ना? जैसे अब क्या होगा, उससे थोड़ा सा इधर आए, फिर थोड़ा देर के बाद ये थोड़ा सा और इधर आए, फिर थोड़ा देर के बाद ये थोड़ा सा इधर आए, समझ में आ रहा है ना? तो ये थोड़ा थोड़ा करके अब इसमें क्या होगा? मूवमेंट। लेकिन याद रखना है मूवमेंट हम इधर से इधर दिखा रहे थे, ठीक है। एक्चुअली ये कहां से किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, ठीक है। तो जब मेटल इसी वायर, मतलब इसको जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिए थे तब तक इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी जीरो था, लेकिन जब इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिए तो इलेक्ट्रॉन का ना कुछ एवरेज वेलोसिटी हो गया, और वही एवरेज वेलोसिटी चार्ज मूव करना स्टार्ट किया तो वही एवरेज वेलोसिटी जो है किसको रिजल्ट दिया? वही एवरेज वेलोसिटी आपका पोटेंशियल को रिजल्ट दिया। किसको रिजल्ट दिया? नहीं सॉरी, पोटेंशियल के वजह से वो एवरेज वेलोसिटी क्रिएट हुई, ठीक है। कहने का मतलब है कि यहाँ ना हम लाइट एनर्जी दे रहे हैं तो मेटल से निकल रहा है, अगर सिर्फ बैटरी को यूज करो तो पोटेंशियल डिफरेंस पूरा कौन दे रहा है? एनर्जी कौन दे रहा है? इलेक्ट्रॉन को ये है ना, बैटरी दे रहा है। कौन दे रहा है? बैटरी। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल मतलब बोलो बेसिकली ये एवरेज वेलोसिटी जो चार्ज का मूवमेंट क्रिएट हुआ, अब वेलोसिटी मतलब समझ रहे हो? ड्रिफ्ट आ रहा है, मतलब मूव कर रहा है, पहले मूव नहीं कर रहा था। मूव तो मतलब मूव तो देखो इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है एटम के अंदर लगभग लगभग, ठीक है। इसमें हो गया 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकंड से। अब इसमें बोल रहा है तुमको कि पहले ये मूवमेंट ऐसे था, मतलब ये जो मूव कर रहा था ये वेलोसिटी से मूव कर रहा था, क्लियर है? ये एवरेज स्पीड है इसका बेसिकली। ये क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है किसी चीज का? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। और लेकिन ये क्या है? एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट इसमें कितना है? आफ्टर टाइम टी, हर एक टाइम टी इंटरवल के बाद कितना आ रहा है? छोटा छोटा। तो इसका मतलब वेलोसिटी इसका जो एवरेज वेलोसिटी इसका ज्यादा नहीं है, तो बता दें 10 टू द पावर -4 मीटर पर सेकंड के आसपास होता है, लेकिन यही किसको अंजाम देता है? पोटेंशियल को अंजाम नहीं दे रहा है ये। तो यहाँ पे वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन को किसके वजह से मिला है? पोटेंशियल को। पोटेंशियल कौन दे रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी दे रहा है, और उसके वजह से करंट जनरेट हुआ। ये जो चार्ज का मूवमेंट हुआ, ड्रिफ्ट जो आया, उसी की वजह से क्या आया? करंट। तो दिक्कत है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये एवरेज वेलोसिटी किस चीज के वजह से आया? ये मत सोचो कि करंट आया, हाँ चार्ज फ्लो कर रहा है तो करंट हुआ। बेसिकली करंट को अगर डिफाइन किया जाए तो आप करंट को कैसे डिफाइन करोगे? करंट को आप डिफाइन करोगे चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकंड। क्या बोलता है? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकंड, पर यूनिट सेकंड ऐसे ही डिफाइन करेंगे। तो मतलब करंट क्या है? बेसिकली करंट है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक सेकंड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड भी है, तो हम लोग यूनिट सेकंड में ही डालते हैं, ठीक है। तो मिनट में नाप लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। यूनिट अपने हिसाब से सेट किया जाता है भाई, मेरा मन हम वैसे एक्सपेरिमेंट कर, या फिर क्वेश्चन में जो यूनिट पूछा उसी में आंसर देना है, ऐसा सोचो। वो अगर पर मिनट में पूछा तो पर मिनट में देना, पर सेकंड में पूछा तो पर सेकंड में देना, वेलोसिटी भी पूछ सकता है पर मिनट, मन होगा। समझ में आ रहा है ना? तो अब जो है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि जो ऐसा आएगा, बहुत चीज आएगा, ठीक है। तो अब अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ?
पर यूनिट सेकंड में कितना चार्ज मूव कर रहा है, यही ना। तो नॉर्मल सा बात है, चार्ज किसकी वजह से होता है बेटा, ये होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। चार्ज भी क्या होता है, क्वांटाइज होता है। चार्ज बेसिकली क्या होता है, क्वांटाइज, जैसे वो बोले ना प्लैंक भैया, क्वांटाइज है, चार्ज भी क्वांटाइज होता है। और ये होता है हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्या होता है, और प्रोटॉन। अगर इसको हम एक इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। कहने का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से अगर चार्ज है, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस एन ई, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन की वजह से चार्ज है तो हो जाएगा प्लस एन ई। और ई का वैल्यू यहाँ पे क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव भी कुछ है नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शंस पे बाद में जज किया गया था। पहले लोग सोचते थे कि करंट भैया हाँ पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है, लेकिन बाद में जब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ तब समझ में आया लोगों को, यार भाई तो उल्टा होता है। तो बोले एक को तो पॉजिटिव मान चुके, मतलब एक चार्ज मान चुके थे एक डायरेक्शन पर्टिकुलर करंट के डायरेक्शन, तो आपको उल्टा मिल गया। तो अब क्या बोले, नहीं नहीं नेगेटिव चार्ज मिल गया, अब इसको डाल दीजिए कि नेगेटिव चार्ज लिखा जाता है। समझ में आता है, इलेक्ट्रॉन का जब तक डिस्कवरी होती है पता नहीं था कि नेगेटिव चार्ज भी होता है। क्लियर है ना, ये चीज बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस एनी, और ये बेसिकली क्या होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज। तो दिक्कत बस यही है कि इलेक्ट्रॉन उल्टा है और प्रोटॉन उल्टा है, तो इसीलिए एक को प्लस बोला गया, एक को क्या बोला गया, बेसिकली। क्लियर है ना, करंट के हिसाब से दोनों को मूवमेंट में सोच के बताया गया, ठीक है, प्लस माइनस चार्ज, ठीक है। करंट के साथ जो मूव कर रहा हो प्लस चार्ज, और करंट के अपोजिट जो मूव कर रहा हो नेगेटिव चार्ज। और किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होगा हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो नॉर्मल सा बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है क्या, एक सेकंड में कितना गया, उस पे क्या डिपेंड करता है, करंट। किस पे डिपेंड करता है, करंट। किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे जज करेंगे तो देखो वोल्टेज और करंट भी आपस में रिलेटेड है, नॉर्मल सा बात है, वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा। लेकिन अगर बेसिक टर्म्स में हम लोग आए तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या डिपेंड करता है, करंट, ठीक है। और वोल्टेज भाई किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज डिपेंड करता है तुम्हारा एनर्जी, किस पे डिपेंड करता है, मतलब जो भैया आप डिवाइस यूज कर रहे हो करंट फ्लो कराने के लिए, उसको वो कितना एनर्जी दे रहा है उस पर डिपेंड करता है वोल्टेज। और नॉर्मल सा बात है उसी पे डिपेंड करंट भी करता है, उसी पे डिपेंड क्या करता है, करंट भी करता है। तो नॉर्मल सा बात है, अगर आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, अब ध्यान दो, अगर आपको अमीटर में ज्यादा करंट दिखा रहा होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, ज्यादा निकल रहा है पहले के कंपेरिजन में। पहले मान लो 5 एम्पियर था, तो अब कितना होगा जब इसमें लाइट गिरा, 6 एम्पियर। लेकिन दिक्कत ये था कि हर मेटल में शो नहीं हो रहा था, ये हर मेटल में आपका शो नहीं हो रहा था। क्लियर है, समझ में आया पर्टिकुलर चीज। तो हर मेटल में जब शो नहीं हो रहा था, तब जा करके उन्होंने एक पर्टिकुलर अपना एक ऑब्जर्वेशन के हिसाब से रिजल्ट दिया, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के हिसाब से क्या किया, रिजल्ट दिया। The results observed in this experiment where the electrons, अच्छा ये भी आपको बताते हैं, सिर्फ यहाँ पे तो दिया था कि सिर्फ मेटल हटा दो, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो अलग अलग लाइट को भी यूज करके देख रहे थे। मतलब मान लो सोडियम मेटल लिया तो अलग अलग लाइट को यूज कर, उन्होंने ये भी देखा कि हर एक लाइट में भी जरूरी नहीं था कि करंट बढ़ रहा है। क्लियर है, मतलब हर एक लाइट एनर्जी सफिशिएंट नहीं दे पा रहा, इसको मेटल। क्लियर है, अब इसको समझने का एक नॉर्मल सा पैटर्न देखो, आइंस्टाइन के कांसेप्ट अभी बाद में आएगा, पहले इनका समझ लो क्या था। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून एज द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक्स द सरफेस, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट जैसे ही किया तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, निकलना स्टार्ट किया। दैट इज देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एंड द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो दिक्कत नंबर, मतलब ये चीज क्या बोल रहा है, इनका कहने का मतलब है ना कि भाई वो ज्यादा दिखाने लग जाता है जब लाइट गिरा है। पहले तो बैटरी लगा ही था और साथ में हम क्या लगा दिए, ये, हाँ, तो जरा भाई और ज्यादा करंट दिखाने लग गया। मतलब क्या उनका क्या समझ रहा है, वो लोग बेसिकली उल्टा समझ रहे थे। वो लोग क्या समझ रहे थे, एनर्जी के हिसाब से करंट को ले रहे थे, ठीक है, ये दोनों रिलेटेड है। लेकिन जो एक्चुअली करंट का मेन प्रॉपर्टी है, अगर डेफिनेशन के हिसाब से जाए तो नंबर ऑफ, ये दिक्कत भी आएगा, ये बेसिकली जो चीज है ना वो वही जान लो, आइंस्टाइन उसी को करेक्ट, आइंस्टाइन उसी को करेक्ट किए थे कि नहीं भैया, सर्किट का पोटेंशियल जो है वो एनर्जी है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या डिपेंड कर रहा है, करंट डिपेंड कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे उन्होंने लगाया क्या था,
एम्पियर ना, एम्पियर। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स से लोग क्या सोच रहे थे, सोच रहे थे कि भैया तो अमीटर में करंट दिख रहा है, तो करंट को उन्होंने रिलेट कर दिया था एनर्जी से, यही दिक्कत हो रहा था। क्लियर है, इसको समझते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंटेंसिटी पॉइंट को हम डिफाइन कर रहे हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है। अब इंटेंसिटी को डिफाइन करना है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, क्योंकि आप लोग टर्म समझ चुके हैं इंपॉर्टेंट जो इंटेंसिटी को बताने के लिए। ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted per unit area and per unit second by a surface, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। तो ये नहीं समझोगे तो फिर कहानी खत्म। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी, अगर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस। मतलब इंटेंसिटी टर्म यहाँ क्या वो बता रहे, वो है क्या, तो जैसे मान लो कि एक एरिया है कोई, ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, ये एक सरफेस एरिया सोचो, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया सोचो। इस सरफेस एरिया से तुम समझो जैसे हेलोजन होता है ना, जलाते हो, हेलोजन देखे हो ना जलते हुए जी, लाइट वाला, ठीक है, अब तो एलईडी हेलोजन सब आने लग गया बड़ा बड़ा, ठीक है ना, फ्लड लाइट लगता है, अच्छा अच्छा स्टेडियम वो सब क्या होता है, छोटा छोटा हेलोजन होता है, और हेलोजन अब जो यूज किया जा रहा है एलईडी आ गया, एलईडी लाइट थोड़ा बड़ा बड़ा आ गया, ठीक है ना। तो इससे मान, अब उसमें जो रे निकलता है वो एक पर्टिकुलर एरिया से निकल रहा है, तो नॉर्मल सा बात है, जितना ज्यादा फोटोन निकलेगा, रेडिएशन का होता क्या है, क्वांटम के हिसाब से क्या बोलोगे, फोटोन होता है, क्वांटम के हिसाब से क्या बोलोगे, फोटोन होता है। तो दिक्कत, नंबर ऑफ फोटोन जितना ज्यादा निकलेगा उतना ज्यादा आपको लाइट का क्या दिखेगा, ब्राइटनेस। सही बात है, क्यों, क्योंकि जितना ज्यादा फोटोन्स एक बार में इस एरिया से निकल रहा होगा उतना ज्यादा इसका एनर्जी होगा, क्योंकि फोटोन जो बेसिकली रेडिएशन का एनर्जी होता है किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ फोटोन्स पे डिपेंड करता है। एक फोटोन का एनर्जी hν है, अगर दो फोटोन आ गया तो एनर्जी कितना हो गया, 2hν, तीन हो गया तो कितना हो गया, 3hν। इस तरीके से जितना बढ़ते जाएंगे उतना एनर्जी आपका बढ़ते जाएगा। तो बेसिकली किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फोटोन्स। ठीक है, हाँ वैसा मत बोलो सर वेवलेंथ पे डिपेंड, हाँ वेवलेंथ एक फोटोन का बता रहा है, लेकिन मान लो कि इस ट्यूबलाइट से जैसे निकल रहा है लाइट अभी, तो एक फोटोन थोड़ी निकल रहा, बहुत फोटोन निकल रहा, तुम एक फोटोन का एनर्जी बता सकते हो उसका फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, मान लो फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ पता है, तुम एक फोटोन का निकाल लोगे, लेकिन टोटल एनर्जी पूछेंगे तो फिर कैसे निकालोगे। अभी इसका भी एक क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे नाम होगा ये, आप पहले ये पूरा समझ लो, फोटो इलेक्ट्रिक इवेंट बता देंगे तो दबा के क्वेश्चन एक से एक देंगे, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन्स पे क्या डिपेंड करता है, क्या डिपेंड करता है, ब्राइटनेस। तो अभी तक हम आप लोग को बोल रहे थे कि ब्राइटनेस को जनरली क्या समझो, ऑलरेडी बोल रहे थे कि ब्राइटनेस को आप लोग क्या समझो, इंटेंसिटी से, ब्राइटनेस को क्या समझो, इंटेंसिटी से। कोई दिक्कत है, तो ब्राइटनेस को आप क्या समझ रहे हो अभी, इंटेंसिटी। क्लियर है। अब यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन था वो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्या बोले, इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट। दिक्कत यह था कि नंबर ऑफ फोटोन, अब यहाँ एक चीज पहले समझ लो कि जना कैसे इन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई पार्टिकल्स के जाता है। तो अब एक बात देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे, इंटेंसिटी पे। और इंटेंसिटी अभी अब तुमको किसको बताया, नंबर ऑफ फोटोन्स को। लेकिन पहले हर ये चीज नहीं सोच रहे, ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स से आया, मतलब क्वांटम थ्योरी का स्टार्ट हुआ तो प्लैंक के हिसाब से चीज था, तो प्लैंक का हिसाब का इधर तक चीज जो है समझाए कौन, आइंस्टाइन। लेकिन ये जो रिजल्ट था ये प्रूव कर दिया कि भैया आपका जो लाइट होता है या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसका पार्टिकल नेचर होता है, तो क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर डिपेंड कर रहा है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कोलिजन, कोलिजन किसका नेचर है, एक पार्टिकल का, है ना, मतलब एक चीज हिट किया दूसरा चीज को निकाल दिया। तो वही चीज ऐसा सोचो कि यहाँ हिट क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, कुछ हिट कर रहा होगा ना, तो वो हिट, और नंबर ऑफ जितना हिट कर रहा है, बोल रहा है कि लाइट का इंटेंसिटी लिखता हुआ। लेकिन ये बात है कि पहले लाइट की इंटेंसिटी को वैसे लोग नहीं सोचते, पहले के इंटेंसिटी को सोचते थे वो डिपेंड करता है दूसरे चीजों, ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे सोचते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो ये चीज एक बहुत बड़ा था कि यहाँ पे वही चीज है। अब देखो उन्होंने हर एक मेटल को भी ट्राई कर लिया, हर एक रेडिएशन को भी ट्राई कर लिया, उसके बाद एक लॉजिक क्या है,
और लॉजिक करेक्ट भी है। नॉर्मल सा बात है, एक मेटल के अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी होगा, क्लियर है ना? उस इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी होगा, ठीक है। और वो एनर्जी से ज्यादा एनर्जी अगर फोटोन से मिलेगा, किससे मिलेगा? फोटोन से, तो ही ना जाके हिलेगा। कहने का मतलब है हम बउआ खड़े हैं, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब हुआ, कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम खड़े हैं एक जगह पे, क्या है, एक जगह पे खड़े हैं। तो अगर एक जगह पे हम खड़े हैं, ऐसे सोच लो, और इधर से मेरे को कोई एनर्जी दिया, क्या दिया? एनर्जी। मान लो एक आदमी आके टकराया, क्या दिया? टकराया। किससे टकराया? होता है दौड़ते दौड़ते आता है तो पीछे टकरा जाता है, टकराता है। तो टकराया तो भैया वो उसके पास क्या था? काइनेटिक एनर्जी। और मेरे पास, हम एक जगह पे खड़े हैं तो मेरे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। और ये एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है। हम ये दौड़ने लग जाएंगे तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी किसमें खत्म हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब नॉर्मल सा बात है ना, हम रात को थके रहेंगे, सोने के टाइम में तुम मेरे को बोलोगे दौड़ने 5 चक्कर, दौड़ेंगे? नहीं दौड़ेंगे, मेरा पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो चुका हो। अब रात भर में वो डाइजेस्ट करने तो खाना अंदर बढ़ाने दो एनर्जी, तब हम अगला दिन क्या होंगे? दौड़ भाग करेंगे। तो जब दौड़ भाग कर रहे हैं तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है? काइनेटिक एनर्जी। तो दिक्कत है, क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये काइनेटिक एनर्जी था। ऐसा नहीं कि इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा दौड़ते टाइम, इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। लेकिन जब ये दौड़ रहा था तो जैसे मान लो पोटेंशियल एनर्जी 5 जूल था, होगा, मान लो खड़ा है, वो दौड़ना स्टार्ट किया, तो दौड़ते टाइम उसका काइनेटिक एनर्जी आपका हो गया 2 जूल। तो मतलब आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है बचा हुआ कितना है उसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी जो यूज हुआ दौड़ने में वो बोले 2 जूल। तो मतलब जब दौड़ा हुआ, ठीक है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना बचा? 5 जूल था। पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था? 0। पहले पोटेंशियल एनर्जी कितना था? 5 जूल। अब काइनेटिक एनर्जी हो गया 2 जूल, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना बचा? 3 जूल। कहने का मतलब है एनर्जी हमेशा बॉडी का कंजर्व रहता है। कौन सा एनर्जी? टोटल एनर्जी। आप इसको अगर इस तरीके से पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी सोच रहे हो तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसी भी बॉडी का क्या होता है? हमेशा कंजर्व होता है। तो नॉर्मल सा बात है, लेकिन जो एनर्जी मेरे ऊपर ये इंप्लीमेंट किया उसमें इसका दोनों एनर्जी होगा, कंपोनेंट होगा। थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी नॉर्मल सा, उसका वजन है भाई, मास है, तो ऊपर गिरा, भारी आदमी अगर दौड़ते हुए टकराया ज्यादा चोट लगेगा, अगर कोई जो कमजोर आदमी टकराया दौड़ते हुए कम चोट लगेगा। लेकिन सिर्फ दिक्कत है कि ये उसके मास पे ही नहीं डिपेंड करता है, मोमेंटम पे डिपेंड करता है। इसमें मोमेंटम पे, तो नॉर्मल सा बात है, ये अपने साथ में वेलोसिटी भी लेके चल रहा है, प्लस अपना मास भी लेके चल रहा है, मतलब दोनों इंपैक्ट करेगा। मतलब मेरे को जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा वो क्या होगा? एक्स्ट्रा एनर्जी किससे? मेरे पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा एनर्जी मिलना चाहिए, तभी ना हिलेंगे जी। अगर मान लो कि इसका सब चीज मिला के भी उस एनर्जी, उतना एनर्जी ना हुआ तब हम हिलेंगे। मेरा अगर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही मैंने धक्को देके नहीं कर पाया तो हिलेंगे। अगर छोटा बच्चा तुमको धक्का देगा तो हिलेगा क्या? नहीं नहीं हिलेगा। वो बड़का आदमी धक्का देगा तो हिल जाएगा। मतलब क्या है? छोटा बच्चा कम एनर्जी लगा रहा है, बड़ा आदमी ज्यादा एनर्जी लगा रहा है। और किससे ज्यादा एनर्जी बोलोगे? अपने से। तो बेसिकली उसी को यूज करते हैं टर्म पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या यूज करते हैं? पोटेंशियल। ऐसे बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी होता है ड्यू टू पोजीशन की वजह से, किसके वजह से? पोजीशन की वजह से। और काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होता है? वेलोसिटी के वजह से, ठीक है ना? किसकी वजह से होता है? वेलोसिटी। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? तो अब एक बात बताओ, ये मेरे से कम एनर्जी तो हम तो नहीं हिलेंगे। तो वही चीज यहाँ पे समझा रहे थे कि अगर मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो पहले से एनर्जी उसको मिला हुआ मेटल के अंदर, उससे अगर कम एनर्जी अगर दे रहा होगा आपका लाइट भी, तो क्या निकलेगा इलेक्ट्रॉन? नहीं निकलेगा, है ना? तो मतलब इलेक्ट्रॉन से को ज्यादा एनर्जी देना होगा। तो वो बोले ना, वही चीज वो समझाए बेसिकली। वो बोले कि फॉर ईच मेटल देयर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी का कहने का मतलब है ना कि एच म्यू नॉट मान लो कि एक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन का पहले से, क्लियर है? और नॉर्मल सा बात है, अब इलेक्ट्रॉन तो रेडिएशन है नहीं ना, अभी अभी है रेडिएशन, लेकिन पहले लोगों को पता नहीं। मतलब इलेक्ट्रॉन, जैसे आपका बात हो रहा ना अभी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपका वेव नेचर शो कर रहा है प्लस पार्टिकल नेचर। तो इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, तो पार्टिकल नेचर तो शो करेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर भी दिखाता है, वो शो करती है। तो नॉर्मल सा बात है, इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हो सकता है। तो बेसिकली ये वेवलेंथ जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसका वेवलेंथ है? ये वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है वेव का, उसका, क्लियर है? और ये वेव सिर्फ छोटे पार्टिकल्स ही शो कर सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स,
मैक्रोस्कोपिक शो नहीं कर सकते, या फिर अगर हम शो करेंगे भी तो हम एक वेव की तरह नहीं, मतलब मेरा प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे वेव में। चलिए आगे चलते इसी चैप्टर में आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट को समझो, मतलब एक मान लिए कि ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसका है, इलेक्ट्रॉन का, तो नॉर्मल सा बात है उस इलेक्ट्रॉन को अब एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी दोगे तभी ना बढ़ेगा। तो ये अगर कोई लाइट मान लो किसी मेटल में अगर निकाल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वहां दिखा रहा होगा, तो इसका मतलब है कि म्यू नॉट से उसका जो म्यू होगा, जो फ्रीक्वेंसी होगा उस रेडिएशन का, वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। और इस म्यू नॉट को अभी देखो प्रूव अभी तक हुआ नहीं है कि इलेक्ट्रॉन वेव की तरह, ये बोले कि एक मान लेते हैं कि है, ठीक है ना, और मान करके बोले कि जो ना म्यू, अच्छा म्यू आपका ग्रेटर देन म्यू नॉट होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो आपका ऑब्जर्व होगा। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी होगा म्यू नॉट से तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको नहीं होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब बोलोगे सर म्यू को कैसे रिप्रेजेंट करें, याद है आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाला पूरा चार्ट दिए थे कि अलग अलग कब देख लो इसमें सारा क्या क्या फ्रीक्वेंसी, इंफ्रारेड रेज का, तो उसका म्यू वहां से मिल जाएगा, ठीक है। या फिर ये जनरली जब क्वेश्चन न्यूमेरिकल पूछेगा तो ये वैल्यू दे देता है, म्यू देगा नहीं तो वेवलेंथ देगा, क्या देगा, फ्रीक्वेंसी देगा, और नहीं तो क्या देगा, वेवलेंथ देगा, ठीक है। और म्यू नॉट कौन सा है बोलोगे तो ये एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, कहने का मतलब इनके हिसाब से अगर जाओगे, देखो बाद में वेव पता चला, पहले तो नहीं ना पता, तो इनके हिसाब से क्या था कि म्यू नॉट एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी का लाइट होगा जिससे इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा, इससे ज्यादा अगर इससे कम का यूज करेंगे हम लाइट तो नहीं दिखाई देगा, और इससे ज्यादा का फ्रीक्वेंसी का लाइट अगर यूज करेंगे तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देगा। तो उसका कहने का बेसिकली मिनिमम फ्रीक्वेंसी किस चीज का, लाइट, रिस्पेक्ट किससे कर रहे हो, लाइट से, लेकिन उनको ये पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक तरीके का। तो दिक्कत समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। अब देखो ये म्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब ये म्यू को क्या बोला गया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नाम दिया गया, इसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। बिलो व्हिच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड एट अ फ्रीक्वेंसी द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कम आउट एंड विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, कुछ है, मान लो ना मूवमेंट आ गया, वेलोसिटी आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा। क्लियर है। Kinetic energies of these electrons increase with the increase of frequency of light used. ठीक है, इंपॉर्टेंट, ये उनका ऑब्जर्वेशन, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। उनका ऑब्जर्वेशन क्या था, उनका ऑब्जर्वेशन था कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट हम यूज करते थे, ठीक है, उतना ज्यादा आपका क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी होता था इलेक्ट्रॉन्स का, किसका, काइनेटिक एनर्जी होता था किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहा है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी। और पहले क्लासिकल मैकेनिक्स जो रिलेट करते थे ना लोग, ये वेव मैकेनिक्स में आ गए, ठीक है, ये वेव मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स में इसको करंट पे सोचा जाता है, लेकिन यही एक्सप्लेनेशन आइंस्टाइन दिए जो आपको एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी दे चुके हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे क्या डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे करंट डिपेंड करता है, ठीक है। और करंट के जो काइनेटिक एनर्जी होता है उस पर डिपेंड करता है उस सर्किट का पोटेंशियल, ठीक है। कहने का मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको एक सर्किट में दे दें तो आप उस सर्किट का पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। पोटेंशियल निकालने के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन दिया होना सफिशिएंट। इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सर्किट, जिसके वजह से वो चार्ज मूव कर रहा है, जिसके वजह से उसको क्या मिला है, एनर्जी मिला, जिसके वजह से उसको क्या मिला है, एनर्जी मिला। क्लियर, कोई दिक्कत। तो काइनेटिक एनर्जी देंगे तो पोटेंशियल, अभी देखो ये चीज को आगे बताएंगे समझ में आएगा, ठीक है। तो म्यू और अच्छे समझ में आएगा, तो म्यू ज्यादा अगर था तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिला, ज्यादा, ठीक है। और जैसा कि बताए तुमको इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड किया, इंटेंसिटी बेसिकली क्या हुआ, रेडिएशन का नंबर ऑफ फोटॉन्स, ये ऑलरेडी बता दिया, पर यूनिट एरिया, ठीक है, पर सेकंड, पर यूनिट टाइम बोल सकते हैं, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो, अच्छा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स पे क्या डिपेंड किया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब करंट, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक बार में निकलेगा उतना करंट। क्लियर है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, करंट, और जितना ज्यादा आपका एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को
तो वो क्या होगा आपका, उतना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ाएगा। तो जितना ज्यादा, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो एनर्जी ऑफ रेडिएशन होता है बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। इस पे डिपेंड करता है म्यू पे, मतलब ई बढ़ेगा तो म्यू भी, सॉरी म्यू, अगर दूसरा फ्रीक्वेंसी का हाईयर फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज करोगे तो उसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ गया। कहने का मतलब है कि इंटेंसिटी लाइट का जितना ज्यादा यूज करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा निकलेगा, उतना ज्यादा होगा करंट का वैल्यू। इसका वैल्यू, करंट का वैल्यू। और जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन यूज करोगे, किससे ज्यादा होना चाहिए, किससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, उसको क्या टर्म यूज किया, कौन सा फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज किया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये किस चीज का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल। मतलब इस फ्रीक्वेंसी के कम के रेडिएशन को यूज करोगे तो एक मेटल आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा। और ये हर मेटल के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल्स। तो नॉर्मल सा बात है, जैसा उनको दिख रहा था, ये कैसे समझ में कैसे, तो उन्होंने हर एक फ्रीक्वेंसी के लाइट को यूज किया मेटल पे, तो किसी में नहीं दिख रहा था और किसी में दिख रहा था। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक एनर्जी है पहले से, उस एनर्जी से ज्यादा दोगे तभी वो निकलेगा, है ना। एटम के अंदर में एक एनर्जी पहले से इलेक्ट्रॉन का, उससे ज्यादा एनर्जी आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा, वो निकल। क्लियर है, कोई डाउट है यहाँ तक, बढ़िया समझ में आ गया। अब देखो इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स या फिर इंटेंसिटी पे। और काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, सर्किट का। इस पे और एक चीज डिपेंड करेगा, क्या, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस उतना ज्यादा होगा सर्किट। ठीक है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को आप यूज करोगे, किससे ज्यादा, म्यू नॉट से ज्यादा। फॉर एग्जांपल मान लो म्यू नॉट था 5 हर्ट्ज, आपने यूज किया 6 हर्ट्ज का, तो 6 हर्ट्ज वाले केस में ज्यादा वोल्टेज होगा सर्किट में। अगर आपने 7 हर्ट्ज यूज कर दिया और वोल्टेज बढ़ जाएगा, 8 हर्ट्ज वाला रेडिएशन यूज कर दिया फ्रीक्वेंसी वाला, तो और क्या होगा उसका, वोल्टेज आपका बढ़ जाएगा। और यही आपने एक ही रेडिएशन लिया, कोई दिक्कत है, मान लो एक रेडिएशन लिया, ठीक है, उस रेडिएशन से मान लो कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है कोई एक मेटल से, ठीक है। अब इस रेडिएशन का धीरे धीरे तुम इंटेंसिटी बढ़ा, इंटेंसिटी अगर तुम प्रैक्टिकल टर्म्स में बोलोगे तो बोलोगे ब्राइटनेस बढ़ा, है ना। और एक्सपेरिमेंटल टर्म्स में अगर बहुत चल जाओगे, साइंटिफिक टर्म्स में तो क्या बोलोगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया, तो नॉर्मल सा बात है, इसको ऐसे सोच लो, ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स, यहाँ जितना एक साथ हिट, पर यूनिट एरिया का मतलब क्या हुआ, इस एरिया मेटल सरफेस के एरिया को एक बार जितना हिट करेगा, एक बार जितना फोटॉन्स आपका हिट करेगा, उतना ही ज्यादा आपका क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। क्या निकल रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। हिट कौन कर रहा, फोटॉन्स, निकल कौन रहा, इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल नेचर प्रूव हो गया, क्योंकि भैया इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा, और इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, मास है उसके पास। तो इसका मतलब है कि जो वेव है उसके पास पार्टिकल नेचर सही में है, मतलब उसमें एनर्जी पैकेट्स की तरह एनर्जी मूव करता है। क्लियर, प्रूव हो गया वाला चीज। अब देखो यहाँ से बहुत सारा और क्वेश्चन करेगा। अगर मान लेते हैं, जैसे क्या क्वेश्चन था, अब आइंस्टाइन का पूरा थ्योरी होगा, बेसिकली एनसीईआरटी में नेक्स्ट क्या होगा, आइंस्टाइन का पूरा, आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन होगा कि उन्होंने इस चीज को कैसे एक्सप्लेन, ठीक है, उन्होंने इस चीज को कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो बहुत बड़ा छोटा सा ब्लॉग भी दिया है आइंस्टाइन के बारे में, एनसीईआरटी में पढ़ लीजिएगा, अच्छा लगा जान करके। बहुत अच्छे साइंटिस्ट है, ठीक है, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, अच्छे नहीं बोले, बहुत बड़े, बहुत विद्वान साइंटिस्ट है, ठीक है, ऐसा सोचो। तो ऑल द above results could not be explained on the basis of classical physics, क्योंकि बोले क्लासिकल फिजिक्स कुछ अल्टर सोच रहा है, वो फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर दे रहा था किसको, करंट। लेकिन फ्रीक्वेंसी से एक्चुअली क्या रिलेट हुआ सर्किट का, वोल्टेज। और करंट किससे रिलेट हुआ, करंट किससे रिलेट हुआ, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन से। किससे रिलेट हुआ, इंटेंसिटी। तो ऑल द एवर रिजल्ट्स कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, जैसा कि बताया। और बाद में इसको कौन एक्सप्लेन किया, आइंस्टाइन। ऑलरेडी क्वेश्चन बता चुके हैं, बस एक बार दिखा देते हैं, एनसीईआरटी में काम में दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू लेटर द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, ठीक है। एनर्जी देखो, अकॉर्डिंग टू लेटर कहने का मतलब क्या हुआ, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या सोच रहा है कि ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे क्या डिपेंड करता है, नहीं। लेटर क्या पता चला, लेटर बाद में पता चला कि एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम जो है
वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट पे। लेकिन ऐसा था क्या, एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा था, वो डिपेंड कर रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पे। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पे एनर्जी डिपेंड कर ही नहीं रहा। जैसे कि बताया काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड कर रहा था, अभी तुरंत बताया, इस पे डिपेंड कर रहा था म्यू का। क्लासिकल फिजिक्स क्या सोच रहा था, क्लासिकल फिजिक्स सोच रहा था कि एनर्जी कंटेंट जो बीम का, वो किस पे डिपेंड करता है, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। ठीक है, लेकिन एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम जो है वो एक्चुअली डिपेंड करता है नंबर ऑफ फोटोन्स, इस पे डिपेंड करता है फोटोन्स पे, है ना। और नंबर ऑफ फोटोन्स पर यूनिट एरिया पे डिपेंड कौन करता है, ब्राइटनेस। ठीक है, तो एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम पर यूनिट एरिया पे अगर इसको बोल दोगे तो ये सब हो जाएगा। इन अदर वर्ड्स आप बोल सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम शुड डिपेंड ऑन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। मतलब उस समय के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। It has been observed that though the number of electrons ejected does depend upon the brightness of light, the kinetic energy of the ejected electrons does not. ठीक है, समझ में आया क्या बोला, यहाँ पे बोले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहा है वो डिपेंड कर रहा था किस पे, ब्राइटनेस ऑफ लाइट। जैसा कि बताया ब्राइटनेस इंटेंसिटी पे कौन डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले क्या सोच रहे थे लोग क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से कि भैया कि कौन डिपेंड करेगा, वो समझ रहे थे कि ब्राइटनेस पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा, मतलब इंटेंसिटी पे कौन डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल रेड लाइट है ना, इसका फ्रीक्वेंसी इतना है, ठीक है, ऑफ एनी ब्राइटनेस। ठीक है, तो उस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, तो ऑफ एनी ब्राइटनेस intensity may shine on a piece of potassium metal for hours, ठीक है, but no photon electrons are ejected, but as soon as the even a weak yellow light shines on a potassium metal, photoelectric effect is observed। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपका ऑब्जर्व हुआ, कहने का मतलब इस फ्रीक्वेंसी में के लिए थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी दिया तो क्या हो गया, तो इसका मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर पोटेशियम मेटल कितना है, इतना। ठीक है, आइंस्टाइन 1905 में, in 1905 was able to explain the photoelectric effect using Planck's quantum theory of electromagnetic radiation as a starting point। समझ में आया, जीन प्लैंक बाबू को सब बोल रहे थे थ्योरी नहीं है, एक्चुअली प्रूव हो चुका था। ठीक है ना, तो अब प्लैंक का जरूरत था। पहले तो लोग बोल रहे थे कि पार्टिकल नेचर आपका भैया है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, आपने चलिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर दिया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिल रहा था। लेकिन अब तो क्लियरली मिल गया कि भाई है। अब इस पार्टिकल नेचर का प्रूफ पूरा का पूरा जो एक्चुअल देखा गया उसको अब समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक्चुअल क्या देखा गया था, इंटेंस एक्चुअली क्या ऑब्जर्व हुआ था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एक्चुअली ऑब्जर्व हुआ था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड कर रहा था, इंटेंसिटी पे। लेकिन क्लासिकल फिजिक्स वाले उल्टा समझ रहे थे, और ये काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन यूज पे। ठीक है, लेकिन क्लासिकल फिजिक्स इस चीज को नहीं बता पा रहा था, क्यों, क्योंकि वो उल्टा सोच रहा था, जैसा कि आपको याद था। ठीक है, अब देखो इनका एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब E बराबर क्या हुआ बेटा, एच म्यू। ये किसका एनर्जी हुआ, एक फोटोन का, किसका, कौन सा फोटोन का, जो म्यू का रेडिएशन मान लो यूज किया। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखो। एक्सप्लेनेशन देखो, ये पढ़ लोगे, हम डायरेक्टली दे रहे हैं छोटा सा, ठीक है ना, ये पढ़ लेना, हम एक्सप्लेनेशन समझा देते, समझा बहुत सिंपल है, इसको समझ लीजिए, इसको आप लोग पढ़ लीजिए, समझ जाइएगा। ठीक है ना, तो देखो ये एनर्जी है 1 फोटोन ऑफ रेडिएशन यूज का, मान लेते हैं 1 फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज का। कोई दिक्कत, समझा दे रहे हैं कि आइंस्टाइन का एक्सप्लेनेशन था। और जो एनर्जी मान लेते हैं उसको वर्क फंक्शन बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली वर्क फंक्शन मतलब हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी, आप बोल सकते हो मेटल का, इसको क्या बोल सकते हो, लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी यूज नहीं किया जाता कल, इसको बोला जाता है वर्क फंक्शन, है ना। वर्क फंक्शन क्या साइन से डिनोट किया जाता है, वर्क फंक्शन। वर्क और एनर्जी आपस में रिलेटेड है, तो पता ही होगा, नहीं पता होगा तो डायरेक्टली ऐसे बता देते हैं, एनर्जी रहेगा तब ना वर्क करोगे। क्लियर है, अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे रिलेटेड है तो साइंस तो ठीक है, उसको जरा एक्सपेरिमेंटल मैथमेटिकली बहुत चीज बता दिया। ठीक है ना, नॉर्मल आइडिया देते हैं लाइफ का, जिंदगी का।
ठीक है, बिना एनर्जी का वर्क है जी, नहीं है। तो बेसिक, और जब वर्क करते हो तो एनर्जी तुम्हारा क्या होता है, लूज होता है। तो इसका मतलब तुम्हारा ही एनर्जी किस चीज में कन्वर्ट हो गया, वर्क में। तो दिक्कत, अब वर्क तुम बोलो पेंसिल से लिखो, वो तुमको दिख रहा है वर्क की तरह, हाँ क्या किया है, लेकिन एक्चुअल जो साइंस उसको समझ रहा है वो किस हिसाब से समझ रहा है, एनर्जी में कन्वर्शन, क्योंकि इंसान उसके बाद थक रहा है। तुम अगर रात भर पढ़ रहे हो तो उसके बाद थक रहे हो, दिमाग को थका रहे हो, तो यानी कि तुम्हारा बॉडी का एनर्जी क्या हुआ, वेस्ट हुआ, लूज हुआ। इसीलिए नींद जरूरी है, नींद जरूरी होगा तो फिर डाइजेशन होगा। तो रात में खाना खा के सोएंगे तो वो चीज फिर किसमें कन्वर्ट होता है, आपको पता ही होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस में एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं रात भर सोते हैं लोग। तो नींद जब पूरा होता है तो फिर सुबह में हम लोग के पास एनर्जी बढ़ा हुआ रहता है। अगेन उस चीज को हम रात सुबह से शाम तक वर्क में करते हैं, रात में फिर थकते हैं, एनर्जी लोएस्ट पे रहता है, फिर सोते हैं, फिर एनर्जी बढ़ते हैं, अगला दिन फिर उस पर रहता है। कहने का मतलब ये हो क्या रहा है, वर्क आपका किससे रिलेटेड हो रहा है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी। एनर्जी जो आपके बॉडी में है, फॉर एग्जांपल तुमसे कम एनर्जी वाला आदमी कम वर्क कर सकता है, कम वर्क करेगा, और तुमसे पास ज्यादा एनर्जी है, तुम ज्यादा वर्क करोगे सेम अमाउंट ऑफ टाइम। सही बात है ना, बहुत लोग होता है ना, जैसे कोई काम है ना, जैसे मान लो एक बांस गाड़ना है, ऐसा तो ना बैम्बू गाड़ना है आपको, तो बहुत लोग वो कंटिन्यू में स्टार्ट किए, तो पतला दुबला आदमी स्टार्ट किया, एडो आया मस्त बॉडी बिल्डर टाइप का, तो सब मार करके वही टाइम का करके, तो उतना करने के लिए भाई एनर्जी चाहिए, उतना फास्ट जो उसके पास नहीं है। समझ रहे हो ना बात को, एनर्जी जितना ज्यादा होगा, आप बोलो काम को देखे कैसे, तो काम आपको दिख रहा हुआ, लेकिन एनर्जी उसमें मेहनत लगाए ना, उसमें एनर्जी लगाए, और जितना जल्दी हुआ है इसका मतलब है कि जब एनर्जी वहां ज्यादा यूज हुआ। क्लियर है, तो वर्क इज कंप्लीटली रिलेटेड टू एनर्जी। और ये वर्क फंक्शन बेसिकली यहाँ जो, ये तो चलो अलग बात है, ये जो वर्क फंक्शन यहाँ पे यूज हो रहा है, ये बेसिकली क्या है, माना जा रहा है कि पहले से जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का होगा, है ना, वो बोलना तो नहीं है इलेक्ट्रॉन का होगा, बेसिकली बोल सकते हो ये मिनिमम एनर्जी का लाइट है। आप इसको डिफाइन कैसे करोगे, द द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय मिनिमम फ्रीक्वेंसी लाइट, या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी रेडिएशन, रेडिएशन फोटोन, बेसिकली एनर्जी है किसका, फोटोन, टू एमिट एमिट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। मतलब ये, मतलब कहने का मतलब है फ्रॉम द मेटल, कहने का मतलब है कि ये वो मिनिमम लाइट जो हम लोग यूज करेंगे ना म्यू नॉट, उसके एक फोटोन का एनर्जी है। कहने का मतलब ये वो मिनिमम एनर्जी का फोटोन है जो क्या करेगा, एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। यानी कि तुमको जो यूज करना होगा फोटोन, उसका एनर्जी क्या होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये वो लाइट है, वो मिनिमम एनर्जी का फोटोन का एनर्जी है बोल सकते हो, है ना, जिसके वजह से एक मेटल से क्या होता है, ये दिखाता है। हर मेटल का म्यू नॉट का वैल्यू अलग होता है, तो ये इसको भी क्या बोल सकते हो, वर्क फंक्शन ऑफ। कोई दिक्कत, अच्छा ये एनर्जी मिनिमम वाला, और ये एनर्जी जो लाइट आप यूज कर रहे हो। तो अब एक बात बताओ, नॉर्मल से एक बात तुम लोग से पूछते हैं, और इसको जरा बहुत सही से समझ लो, ठीक है। देखो इलेक्ट्रॉन का, मान लो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी कुछ है, ठीक है ना, ये इक्वल टू, नॉर्मल सा बात है, क्या ये नहीं होगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, एक इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, ये वो फोटोन का, एक फोटोन का एनर्जी है जो यूज कर रहे हैं हम लोग रेडिएशन, और ये वो मिनिमम एनर्जी है जो हम लोग को यूज करना पड़ेगा एक मेटल करने में। तो कहने का मतलब ये तो पहले से इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा ना भाई इतना, कहने का मतलब ये टोटल है जो वर्क फंक्शन है, एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन के पास पहले से है, तो उसको जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिला होगा वही किस चीज पे जिम्मेदार होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने का, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा एनर्जी किसके बराबर होगा, जो एक्स्ट्रा एनर्जी कहां से मिला उसको, इससे, रेडिएशन से। तो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट क्या हो गया आपका, यही हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली ये वन फोटोन, ठीक है। और ये होगा थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इन द मेटल, है ना, अगर सोडियम मेटल है तो उसमें डिफरेंट होगा, अलग अलग मेटल में डिफरेंट। तो दिक्कत क्लियर समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है। वही चीज वो बोलना चाह रहे थे, इसी चीज को समझाना चाह रहे थे, मतलब काइनेटिक एनर्जी जो एक्चुअली चीज है ना, ये बेटा क्लासिकल फिजिक्स वाले जो सोच रहे थे ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, नहीं, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। नॉर्मल सा बात है, ये वैल्यू जितना ज्यादा होगा म्यू का, तो
एक पर्टिकुलर मेटल के लिए जो हम रेडिएशन यूज करेंगे उसका फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उतना। यही वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो इसको मिल रहा है इलेक्ट्रॉन को। अच्छा एक बात और याद रखना, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ये दिखाने की बात है, ठीक है, एक्चुअली ये होता है लेस देन इक्वल। क्या होता है? लेस देन इक्वल, कम होता है। इक्वल तो होगा, और ये किसी किसी केस में कहीं कहीं पे काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का इस वैल्यू से थोड़ा कम भी रहता है। नॉर्मल सा बात है, वो डिपेंड करता है कैसा आपका एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसको, ठीक है ना। तो दो तीन बॉल को एक साथ फेंको है ना, तो नॉर्मल सा बात है, डिपेंड करेगा किस तरीके से वो मूव कर रहा है, कितना अड़चन है बीच में, कितना ब्रेकर्स है ना, उस हिसाब से जा रहा है, ठीक है ना। अलग अलग बॉल्स अलग अलग हिसाब से जा रहे हैं, तो नॉर्मल सा बात है, एक पर्टिकुलर मेटल में भी उसको बहुत ब्रेकर्स है। जो न्यूक्लियस है, ये क्या है आपका, ब्रेकर्स बेसिकली कौन है, न्यूक्लियस है, और ये एटम्स है जो ब्रेकर्स है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, नॉर्मल सा बात है, इलेक्ट्रॉन को भी अलग अलग ब्रेकर मिल रहा होगा, हर एक इलेक्ट्रॉन को सेम अमाउंट ऑफ ब्रेकर नहीं मिल रहा होगा। तो इसीलिए किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कम होगा और किसी इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा। तो दिक्कत समझ में आ गया। और यही चीज आइंस्टाइन ने बताया, बेसिकली उन्होंने बताया कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ kinetic energy depend on the number of frequency of the radiation। इस पे डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी का लाइट यूज करेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिक्कत समझ में आ गया। ये एक फोटोन का है, इस बात को याद रखना, ठीक है, इसको बोलना नहीं है, समझ में बात क्लियर। अच्छा करंट किस पे डिपेंड करेगा सर्किट का, अच्छा इसका मतलब पोटेंशियल। अच्छा इसको हम थोड़ा रिलेट कर देते हैं, बड़ा बड़ा नॉलेज दे देते हैं थोड़ा बहुत, उसमें बड़ा नॉलेज नहीं, आगे चलकर सीख जाओगे, लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है तो इस बात इसलिए हम तुमको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल दिखा रहा होगा सर्किट में, वो बेसिकली किसका एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिक्कत यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो खुद ही क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ना, क्योंकि नॉर्मल सा बात है, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही जिसमें मतलब काइनेटिक एनर्जी जो मिलता है सर्किट में वही होता है पोटेंशियल, बेसिकली पोटेंशियल ऑफ द सर्किट। क्लियर है? तो दिक्कत समझ में आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी को डेरिवेटिव क्या हो सकता है, पोटेंशियल ऑफ द सर्किट। ये भी क्या हुआ आपका, पोटेंशियल ऑफ द सर्किट। क्लियर है? बाकी इसको आप लोग घर में ही पढ़ लीजिएगा, यही सेम चीज वो भी बताए हैं, ठीक है ना। तो बीम ऑफ लाइट ऑन मेटल गिव यू शूटिंग ऑफ, ऐसा सोच सकते हैं, ग्रेटर द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय अ फोटोन ग्रेटर विल बी द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब ये इक्वेशन दिए हैं, फ्रीक्वेंसी किस एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, इस पे डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो दिक्कत है आपका, क्लियर है मेरे ख्याल समझ में आ गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट जो एनसीईआरटी का, पहले उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जानते हो, यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ पे एम, अच्छा हाँ, काइनेटिक एनर्जी अगर इसको और हम इसको अगर एक्सपैंड करें तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, म्यू नॉट है आपका। अच्छा खाली साइन यहाँ पे अलग रहेगा, हम इसको अलग जैसे एक जगह लिख दे रहे हैं तो अच्छा रहेगा आपको। मतलब हम पूरा लिख सकते हैं कि एच, अब मेरा बेसिकली था काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या था आपका, किसके बराबर था, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट, ठीक है। साइन पे ध्यान देना बेसिकली। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये वाला काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, हाफ एम डी स्क्वायर, यही होता है ना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो एम ई होगा बेसिकली किसका काइनेटिक एनर्जी ले रहा है, इलेक्ट्रॉन का, तो किसका मास होगा, इलेक्ट्रॉन का। एन टू मान लेते हैं, बी स्क्वायर उसका वेलोसिटी, बी स्क्वायर क्या उसका वेलोसिटी है, तो ये बराबर किसका हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू, ठीक है। अगर ये साइन हम डालें, ठीक है, साइन अगर एक्चुअल वाला डाल दें तो देख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, उल्टा लेस देन इक्वल टू होगा, क्या होगा आपका, लेस देन इक्वल टू होगा। अब यहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू होगा एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। कोई दिक्कत, क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक ना। तो ये यही चीज है, बस वहां पे प्लस साइन को यूज किया, नॉर्मल सवाल है, इसको आप इस तरफ लेकर के जा सकते हैं, है ना, दूसरे साइड। कहने का मतलब है एच म्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होगा हाफ एम ई बी स्क्वायर प्लस एच म्यू नॉट। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ये भी आप बोल सकते हैं एच म्यू बराबर क्या होगा, हाफ एम ई बी स्क्वायर, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वही यहाँ पे दिया हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये सारा चीज आप लोगों को बताया है। और लास्ट में जैसा कि प्लैंक के थ्योरी को यूज किया ना उन्होंने लास्ट में समझाने में, तो पूरा इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन लास्ट शुरू कहां से होगा, अगर एच म्यू नहीं लेते रेडिएशन का तो होता क्या, यानी कि एनर्जी सही में जो फ्लो करता है किसी रेडिएशन में, किसमें करता है, पार्टिकल नेचर के थ्रू करता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल के थ्रू करता है। वही यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का दोनों नेचर प्रूव हो चुका है।
एक था उसका जो ऑलरेडी वेव नेचर, एक उसका ऑलरेडी क्या था, वेव नेचर, और अब एक नया क्या बना, क्या आया, पार्टिकल नेचर। तो दिक्कत है, समझ में आ गया। तो एक वेव नेचर था, अब मतलब उसका पता चल गया पार्टिकल नेचर। क्लियर है। अब देखो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें दे रहा है, उसको ले लो, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे करना स्टार्ट करेंगे। मान लेते हैं, हम यहाँ देख लो कि एक रेडिएशन है, एक रेडिएशन है जो इस मेटल पे गिर रहा है, ठीक है, मेटल पे गिर रहा है, और वही मान लेते हैं कि उस तरह का सेटअप हम लेके रखते हुए, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक वाला सेटअप लेके रखते हैं, मान लेने देते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम बैटरी वैटरी कुछ नहीं लगा, मेरे को पता है इसका म्यू नॉट है, ठीक है, हम उससे ज्यादा वाला को ऑलरेडी यूज किए हुए, म्यू आपका हम यूज किए हुए म्यू नॉट से ज्यादा। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब एक बात बताइए, यहाँ पे जो एनर्जी, अगर मान लो हम अमीटर की जगह वोल्ट मीटर लगा, क्या लगा दें, वोल्ट मीटर, अब क्या लगा रहे हैं, वोल्ट, पहले हम लोग क्या लगा रहे थे, वोल्ट मीटर। तो म्यू जो डाले हो तो एक वोल्ट मीटर में तुमको क्या मिलेगा, पोटेंशियल मिलेगा, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर एक्सपेक्ट करो, इधर करते हैं, तो मान लेते हैं इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब एक बात बताओ, अगर हम उल्टे डायरेक्शन में अगर एनर्जी दे, क्या देते हैं, उल्टे डायरेक्शन में एनर्जी देते हैं, किसको, इलेक्ट्रॉन को। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक नहीं है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, सब एक दूसरे को धक्का देते हुए मूव कर रहा है, सही बात है ना, सब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा धक्का देते हुए ड्रिफ्ट टाइप का मूव कर रहा होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन का लेकिन एक काइनेटिक एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा, जैसे कि आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, एवरेज वेलोसिटी जिसका हो, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। अब इसको एनर्जी इस डायरेक्शन में मिला है, अब मान लेते हैं मैंने बैटरी का पोटेंशियल ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अब किधर मिल गया, बैटरी से इधर। अगर मान लेते हैं कि 5 वोल्ट का पहले पहले जब मतलब सिर्फ मेटल में हम लोग रेडिएशन गिरा के चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर मान लेते हैं 5 वोल्ट का आपको वोल्टेज दिखा है, ठीक है, आपने जो बैटरी लिया सेम वोल्टेज का ले लिया, आपने जो बैटरी यूज किया अगर आपको ने सेम वोल्टेज का यूज कर दिया, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन तो रुक जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, तो वोल्ट मीटर में फिर कितना वोल्टेज दिखाएगा, 0 वोल्ट दिखाएगा। तो जो पोटेंशियल, बेसिकली जो पोटेंशियल निकल रहा, अगर उसी पोटेंशियल के बैटरी को उल्टे सर्किट में लगा दिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के हिसाब से, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था, अब उसको उल्टा हम लगा दिए, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन को उल्टा मूव कराने की कोशिश किए, लेकिन सेम एनर्जी दी, जितना काइनेटिक एनर्जी इधर था उतना ही काइनेटिक एनर्जी किधर मिला इसको, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी नहीं मिला, पोटेंशियल एनर्जी मिला, और वो कन्वर्ट किसमें होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पहले मिला रेडिएशन से, तो उससे काइनेटिक एनर्जी आ गया, अब लेकिन इधर से पोटेंशियल एनर्जी अलग से मिल गया, लेकिन सेम वोल्टेज का, तो ये क्या होगा, रुक जाएगा। तो यहाँ पे ये जो उल्टा बैटरी लगाया है, इसके पोटेंशियल को V नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल कहने का मतलब है द बैटरी, है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर द पोटेंशियल which stops the photoelectric effect। कोई दिक्कत, फोटो इलेक्ट्रिक नाम से ही समझ है, फोटोन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी रुक गया, काहे का फिर फोटो इलेक्ट्रिक, सही बात है ना, वोल्टेज तो तो पोटेंशियल जीरो कर दिया, जीरो पोटेंशियल होगा, करंट क्या होगा, जीरो। फिर वोल्टेज पर डिपेंड कौन करता है, करंट, ये भी याद रखना, वोल्टेज पे कौन डिपेंड करता है, करंट। कैसे डिपेंड करता है, तो वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे एक और टर्म है, कहने का मतलब यहाँ पे एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे भी कौन डिपेंड करता है, करंट डिपेंड करता है, ठीक है ना, चार्ज पे डिपेंड करता है ना, करंट, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। वोल्टेज पे करंट डिपेंड करता है ओम्स लॉ के हिसाब से, तो उसके लिए रेजिस्टेंस का कंडीशन है, ये बात याद रखना, बिना रेजिस्टेंस के रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो एक कोई कांस्टेंट है जिसकी वजह से, फॉर एग्जांपल V = IR हो, ये ना होता है, तो R यहाँ कांस्टेंट लिया गया था तब ना रिलेट करते हैं, ठीक है, ऐसे रिलेटेड है, कर लिया है। और भी दूसरा चीज है कि सर्किट किस तरह से ले रहे हैं, ठीक है, उसमें तो ओम्स लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो करंट और वोल्टेज को रिलेट करता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा क्रिएट करेंगे उतना सर्किट में क्या होगा, करंट होगा, ऐसा इसमें करना, ठीक है। लेकिन करंट एक्चुअली इसके डेफिनेशन पे जाओगे तो ये एक बहुत बड़ा चीज पर डिपेंड करता है, और वो होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना इलेक्ट्रॉन्स एक बार में निकल रहा होगा पर सेकंड में, है ना, वही क्या होगा,
करंट का वैल्यू है चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट सेकंड, लेकिन ये रिलेटेड होता है रेडियस से, ये भी बात याद रखना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको करंट वाला अभी नहीं देखना, करंट वाला आगे चल के फिजिक्स में पढ़ेंगे तब देखते रहना। अभी बेसिकली आपको द पोटेंशियल व्हिच स्टॉप्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर है, समझ में आया? कहने का मतलब है, अच्छा ये बेसिकली क्या किया, ये जो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हुआ था किसके वजह से, 5 वोल्ट था, मतलब पहले तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से पोटेंशियल कितना दिखा रहा था 5 वोल्ट, अब 5 वोल्ट का उल्टा लगा दिया, मतलब पोटेंशियल एनर्जी 5 वोल्ट जीरो हो गया, तो इसका मतलब तुम बोल सकते हो ये बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी का जो पीछे इक्वेशन लिखा था उसी को अगर थोड़ा एक्सपैंड कर दें तो इसको क्या हम लिख सकते हैं, जैसा कि हमने मिला, अगर हम बोल रहे अगर मान लो पहला तो इक्वल हर केस में नहीं होगा, है ना, थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि बहुत वेरियर्स होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, उनके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स को मूव करना होता है, कोई इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस कभी खींच दिया, कभी दो न्यूक्लियस की वजह से रिपल्सन हो गया, बहुत अलग तरह का एनर्जी क्रिएट करता है, जो आप लोग धीरे धीरे करके सब रिएक्टेंस का एनर्जी बहुत डिफरेंट क्रिएट करता है, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है, एक मेटल सरफेस लाओ तो उसमें करोड़ों एटम्स, करोड़ों न्यूक्लियस है, करोड़ों भी 10⁻23 के रेंज में लगता है, करोड़ से बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसको हम लोग अगर मान लो इक्वल के फॉर्म में अगर इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ mv स्क्वायर mv स्क्वायर, अच्छा हाँ एक बात और, सॉरी हाफ mv स्क्वायर, अच्छा एक बात और, यहाँ पे जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं, यहाँ पे जो एनर्जी हम दे रहे हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल फॉर्म में एनर्जी है, तो ये बराबर होता है ना, ये एनर्जी का बराबर होता है, ये बेसिकली ये एनर्जी का बराबर होता है चार्ज इनटू, ये इसको आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोचो, क्या आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और ये बराबर होता है Q मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी QV के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, Q मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसी सर्किट में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम लिए, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से क्या हुआ, चार्ज मूव करना स्टार्ट किया, जैसे बैटरी की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम देते हैं वो बराबर क्या होता है Q इनटू V, तो यानी कि जो V नॉट वाला पोटेंशियल वाला बैटरी है इसकी वजह से जो एनर्जी दिया उसका वैल्यू क्या होगा Q इनटू V नॉट, और Q किस चीज का चार्ज है, किस चीज को मूव करा है, कौन सा चार्ज को, इलेक्ट्रॉन को ना मूव करा रहा है जी, किसको मूव करा रहा है, इलेक्ट्रॉन को, तो ये जो चार्ज होगा किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का लोग ई सिंबल से डिनोट करते हैं, इससे ये बराबर होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो नॉर्मल सा बात है, अब इस इक्वेशन में अगर आप हाफ mv स्क्वायर को काइनेटिक एनर्जी ले रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो भी क्या होगा, उसको भी आप EV नॉट बोल सकते हो, क्योंकि यही काइनेटिक एनर्जी है ना जो उसको रोक रहा है, तो यानी कि EV नॉट बराबर किसके हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी, तभी ना उल्टे डायरेक्शन में एनर्जी दे दी है, पहले से मूव कर रहा था इधर, हम इधर से करते हैं, क्या होगा, रुकेगा कि रुकेगा ना जी, बराबर एनर्जी दे दी है तो वैसे बराबर एनर्जी में थोड़ा वैक्यूम का केस अलग हो सकता है, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर और क्या था, ये बराबर किसका हो गया h म्यू माइनस h, कहने का मतलब है इतना बड़ा इक्वेशन आप लोग को दे दिया है, लास्ट में ये एनसीईआरटी में अभी नहीं मिलेगा, लेकिन आप लोग इसको समझ सकते हो क्योंकि 11 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही ये पार्ट, क्लियर है, कोई दिक्कत, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, और जेई कंसेप्ट में भी इस टॉपिक पोटेंशियल से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। देखो एक बात केमिस्ट्री का बहुत अच्छे से हम समझा देते हैं, केमिस्ट्री में अगर आपका पहला 4 चैप्टर क्लियर है, कहने का मतलब है आपका सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, बेसिक कांसेप्ट्स, ठीक है, पहला चैप्टर, दूसरा कांसेप्ट्स, उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा क्या है एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आपका उसके बाद हो गया पीरियोडिक टेबल, तीसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर क्या है पीरियोडिक टेबल, और उसके बाद चौथा चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, चौथा चैप्टर क्या है केमिकल बॉन्डिंग। ये 4 चैप्टर आप अगर कवर कर लेते हो तो केमिस्ट्री आप लोग को जो 11th 12th में सही से कवर कर लो, अगर पर्टिकुलरली इन चारों चैप्टर को, तो 11th 12th का सही से मतलब अच्छा से इसका कंसेप्ट समझ गए तो फिर आपको केमिस्ट्री कभी 11th 12th का आसान लगेगा, नहीं तो लुट जाओगे, मर जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, रटते रहोगे और रटते रटते आंसर्स देते रहोगे, वही हाल हो जाएगा, ठीक है। तो केमिस्ट्री दिक्कत क्या है ना कि इन चारों चैप्टर को कवर करना एक 10th का बच्चा जो तुरंत 11th में आता है उतना आसान नहीं होता, ये 4 चैप्टर आपको खटाएगा, क्योंकि ऐसा ऐसा लॉजिक आज तक आप लोग सुने ही नहीं होंगे, इतना सारा चीज जो आप लोगों को पता है ना, ये कन्वर्जन है 10th 11th में इतना ज्यादा बढ़ जाता है, यही कारण होता है कि 11th 11th में देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या रहता है शुरुआत में फेल होते हैं फर्स्ट टर्म में ऐसे,
ठीक है, क्योंकि इतना सारा चीज एक बार में उसका तो मेरे को बताया ही नहीं गया, ठीक है, और यहाँ एक एक लेक्चर इतना इतना चीज बताएगा। रेडी रहना कहने का मतलब क्या, आप लोग को रेडी रहना। तो ये फाइनल इक्वेशन है, मेरे ख्याल से सारा टर्म समझ रहे हो इसमें। अच्छा, ये जो टर्म है इसी को क्या बोला जाता है, वर्क फंक्शन। यहीं पे नोट कर देते हैं, तो दिक्कत क्लियर। तो एक एक टर्म हम बता दिए, सारा क्या है, यही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मेरे ख्याल से अब एक चीज तुम लोग को क्लियर हो चुका है कि ईएमआर का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर तो था ही, क्योंकि वो इंटरफेरेंस और रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को शो कर रहा था, प्लस अब इसका एक चीज और पता चला कि पार्टिकल नेचर भी होता। क्लियर है। अब देखो दो चीज है, उस समय के लोग उतना ध्यान नहीं दिए, लेकिन अगर देते तो शायद ना बोल सकते। ब्लैक बॉडी को हीट कर रहा है तो रेडिएशन दिखता था, है ना, दिखता था, जिसका इंटेंसिटी ज्यादा होता था, तो सबसे ज्यादा फोटोज हमारे आंख में एक बार में लग रहा होगा रेटिना में, वो चीज हमको सबसे ज्यादा दिखता है, जिसका इमेज अच्छा होता है, ये दिखता है। तो अब नंबर ऑफ फोटो, अब वही चीज आप लोग को समझ रहा है कि भैया नंबर ये वाला चीज जो है कि अगर आप हीट कर रहे हो किसको, मैटर को, और उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहा है, इसका मतलब है कि मैटर के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का भी मतलब, इसका मतलब है कि जिस तरह एक क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या जिस तरह रेडिएशन आपका दोनों नेचर को शो कर रहा है, क्या मैटर भी दोनों नेचर को शो करता है, मैटर एक पार्टिकल है, तो क्या उसका भी वेव नेचर है, ये चीजें कभी क्वेश्चन मार्क में था, जो जाके जब खत्म होगा तब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल स्टार्ट होगा। फिलहाल नील बोर का मॉडल यहां से स्टार्ट हो गया। नील बोर मॉडल ने इसी को लिया था ना बेस, इसको लिया था बेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दोनों नेचर, और एक चीज किसको लिया था, तो ये चीज आप समझ में आ गया, दोनों नेचर। इसी से क्वेश्चन बहुत भयानक भयानक आएगा, रेडी रहना, इससे आएगा सही अच्छा लेवल क्वेश्चन होता है। और एक बात याद रखना कि एटॉमिक, ये इन चारों चैप्टर में एक कहानी और है। मान लेते हैं इन चारों चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग का हो सकता है, इन तीनों का एटॉमिक स्ट्रक्चर के इन सब न्यूमेरिकल्स में से हो सकता है, सम बेसिक कांसेप्ट में बहुत डीप न्यूमेरिकल्स हो सकता है, वही न्यूमेरिकल्स होगा, है ना। लेकिन दिक्कत उतने क्वेश्चंस बने नहीं मिलेंगे, इन्हें एक का दिक्कत ज्यादा मिलेगा तुमको आइडियाइड कीटोन से, ज्यादा मिलेगा तुमको दूसरा चैप्टर से, ठीक है, लेकिन दिक्कत है कि इन चारों के बिना वो चैप्टर नहीं अंडरस्टैंडिंग ही क्रिएट की। कॉम्पिटिटिव तो भूल जाओ, जेई एडवांस जैसा एग्जाम तो भूल ही जाओ, क्योंकि वो एग्जाम तो अपने में बना हुआ है कि भाई 54-55 क्वेश्चन देगा और जो 30 बना लिया वो जो है टॉपर हो जाएगा, वो अलग ही लेवल का क्वेश्चन, इतना डीप थिंकिंग सोचता है। लेकिन उसमें भी ऐसे ऐसे लोग आज तक देखे गए जो 341 ले आ रहे हैं, ये मतलब अच्छा खासा नंबर स्कोर कर लेना, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन बना हुआ है और रैंक 1 हो गया। लेकिन इतना बात है कि कम से कम आप 25 क्वेश्चन पेपर बना के आते हो ना, आपका जेई का रैंक आ जाएगा, तो सिक्योर हो जाता है, आईटी मिल जाएगा। तो इतना टफ होता है, उसका लेवल इतना ज्यादा होता है, नॉर्मल से होता है, लेवल ज्यादा होगा, क्योंकि साइंस सेकंड चैप्टर में पता चल रहा है अभी तो 14 into 2 मतलब 28 चैप्टर्स केमिस्ट्री, अप्रोक्सीमेटली 28 चैप्टर्स फिजिक्स एंड अप्रोक्सीमेटली 32 चैप्टर्स इन मैथ्स। After that, you are going to give JEE Mains Advanced, or if you are a biology student, then you will give math नहीं रहेगा, biology हो जाएगा, नीट दे सकते, ठीक है। या फिर क्यूएट भी दोगे तो क्यूएट में भी आपका इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो रहेगा, थोड़ा बहुत पेपर, एक सब्जेक्ट पेपर तो रहेगा, जैसे मान लो केमिस्ट्री ऑनर्स करना तो केमिस्ट्री मेजर सब्जेक्ट रहेगा, फिजिक्स ऑनर्स करना तो फिजिक्स ऑनर्स रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से मैथ्स ऑनर्स जो जनरली एग्जाम होता है ना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, साइंस में अगर मान लो बीएससी में आप कुछ करने जा रहे हो ना, तो तीनों पूछ लेगा, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, मैंने मतलब बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में आपको मिल जाएगा। तो दिक्कत क्लियर हो गया, ये चीज तो ये जरूरी है, कहने का मतलब स्कूल ठीक है, नॉलेज मिलता है, लेकिन स्कूल के अलावा भी बहुत सारा चीज है। स्कूल कहने का मतलब सेम नॉलेज है, ऐसा कुछ अलग नहीं है, थ्योरी यही है, जो क्वेश्चंस बनेंगे उसका लेवल डिफरेंट होगा अलग अलग जगह पे। बोर्ड में बहुत हल्का लेवल होगा, ठीक है, डी में मेंस में थोड़ा अप हुआ, जी एडवांस तो लेवल आप उसके बाद भी हो जाता है, जी मेंस से भी ज्यादा टफ होता है, ठीक है। नीट और जी मेंस को आप एक ही जगह पे कर सकते हो दोनों को, है ना, कि दोनों एक ही लेवल का एग्जाम, क्लियर है, तो दिक्कत नहीं आपको समझ में आ गया। अब इससे क्वेश्चंस मजेदार मजेदार हम जो दे रहे हैं, पहले तुम लोग जल्दी जल्दी बनाते चलो, ठीक है। और क्वेश्चन है ना सबसे देते जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एनर्जी
energy of 40 photons, 40 photons of radiation of frequency 400 नैनोमीटर। जल्दी से इसका आंसर सब बताइए। चलिए ज्यादा टाइम नहीं देंगे, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड काफी, बहुत आसान। पहला क्वेश्चन है, बना दे क्या? हाँ तो देखो, एक फोटोन का रेडिएशन का कितना एनर्जी हो जाएगा? अच्छा नैनोमीटर बोला है ना, वेवलेंथ, सॉरी फ्रीक्वेंसी में क्या दिया आपको? वेवलेंथ। क्या दिया है? ये आपको वेवलेंथ, वेवलेंथ से निकालना पड़ेगा। तो एक फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा भाई? ये होता है एच म्यू, अगर लैम्डा के टर्म्स में, वेवलेंथ के टर्म्स में बोले तो एच सी बाई लैम्डा। तो ये बराबर कितना हो गया? ये बराबर हो गया 6.6 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर क्या था? -34। ठीक है, ये वैल्यू याद रखिएगा प्लैंक्स कांस्टेंट का। इसका वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट का। प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो h का वैल्यू जो प्लैंक कांस्टेंट में था वो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ये वाला 10 टू द पावर -34 यूनिट। फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट खत्म, पूरा कर लियो। ठीक है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको कर लेना। यूनिट बहुत कंफ्यूज करो। ठीक है, एक बार पहले बता देते हैं, तो किया हो ना यूनिट मेजरमेंट? तो ऑलमोस्ट डायमेंशनल फार्मूला में ऐसा है, तुम किया है क्या? अभी वो ठीक है, जो मैंने जो नहीं किया हो उसके लिए रिवीजन क्लास डाल देंगे। ठीक है ना, वीडियो तो आएगा ही, देख लेना बाद। ठीक है, तो फिजिक्स में आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो नहीं होगा तो फिर बहुत जगह कंफ्यूज करोगे, बता देते हैं इसको। ठीक ना, क्लियर है, समझ में आ गया? अब चलिए, तो यही हो गया। यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगा? 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकंड। जूल ऐसा यूनिट है, सेकंड भी ऐसा यूनिट है, तो नॉर्मल सब आता है। यहाँ पे हम सी जो लेंगे, सी तो वैसे भी ऐसा यूनिट में 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये होता है लाइट का वेलोसिटी, और डिवाइडेड बाय क्या हो गया? लैम्डा। ठीक है, तो लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया? लैम्डा का वैल्यू हो गया 400 नैनोमीटर, लेकिन उसको ऐसा यूनिट में चेंज करना है। 400 नैनोमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना आ गया? जल्दी से बताओ, जल्दी बताइए। कितना टाइम लगेगा जी? -34, यहाँ पे +8, माइनस माइनस ये हो गया नीचे में -9 तो +9, तो -34 और +17 कितना हो गया? -10 टू द पावर -17। तो दिक्कत? ठीक है, और ये 6.0 हो गया आपका 19.8। ठीक है, और डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 400। अगर दो जीरो और यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर में कितना हो जाएगा? 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा? 19। कितना हो जाएगा? 19। तो 19.8 डिवाइडेड बाय 4। अब इसका वैल्यू निकालना में भी इतना टाइम तुम लोग को लग रहा है, तुम लोग से जब शुरू हुआ पानी में 4 16 ठीक है, 38 4 9 जा 36, तो कितना आ गया? 4.9 इंटू 10 टू दी पावर -19, और यूनिट क्या हो जाएगा इसका? आपसे एनर्जी पूछा है तो एनर्जी किस में पाएगा? जो वैसे भी आप देख सकते हो, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर किस में आएगा? रिजल्टेंट जूल में आएगा। ठीक है, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो बचा क्या? जूल। मतलब आंसर फाइनल किस में है? जूल। लेकिन अब इसका आंसर नहीं आया, ये एक फोटोन का एनर्जी है, तुमसे टोटल कितने फोटोन्स का एनर्जी पूछा है? 40 फोटोन्स का है ना, तो 40 से उसको मल्टीप्लाई, यूनिटरी मेथड है ना, उसको क्या करेंगे? 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर है ना, 40 फोटोन्स, एनर्जी ऑफ 40 फोटोन्स, एनर्जी ऑफ 40 फोटोन्स, ये बराबर कितना हो जाएगा? 40 मल्टीप्लाइड बाय 4.9 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। कितना हो जाएगा? 9 4 जा 36, 6 7 जा 3, 4 4 जा 16 3 19, 19.6 into 10 to the power। अगर 19.6 ऐसे जीरो भी होता ना, तो जीरो एक होगा तो कितना हो जाएगा? -18 हो जाएगा। यही ना, क्लियर है? कितना हो जाएगा? 18 होगा ना जी, पक्का? -18। और पॉइंट को इधर लेकर के जाओगे तो फिर यहाँ 10 to the power, अच्छा ये पॉइंट जीरो था ना, 196 होगा ना जी। हाँ, क्या बता देता है सर।
एक बात बताओ, तुम पॉइंट को इधर लेके जा रहे हो, तो यहाँ पावर तुम क्या इंक्रीज कर रहे हो, 10 का पावर पॉजिटिव और 10 का पावर नेगेटिव, तो पॉजिटिव पावर ऐड करोगे तो नेगेटिव पावर से एक क्या होगा, घटते जाएगा, तो क्या होगा -18। लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो और छोटा कर दो, 1.96 into 10 to the power -17। ये इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखें। आप एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स के आंसर्स को देखिएगा, सब साइंटिफिक नोटेशन में रहता है जहां जरूरत है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली इसीलिए बताया जाता है, जनरली कोई टीचर इस पे इन्फोर्स नहीं करता है, ठीक है ना, बोलता है 1 डेसिमल प्लेस तक निकाल के छोड़ दो, 2 डेसिमल प्लेस, तो सबका अलग है, कोई बोलता है 2-3 डेसिमल प्लेस तक निकाल के रख दीजिए, वैसा कोई जरूरी भी नहीं है। वो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल है ना, कि जब साइंस में हम लोग किसी चीज को ऐड करते हैं या फिर किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो किस हिसाब से डेसिमल पॉइंट कहाँ रखना होता है, उसके हिसाब से किया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आपको निकालना रहता है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। क्लियर है, समझ में आ गया इतना चीज। तो देखो, अगर यही म्यू दिया होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एच म्यू। ऐसा यूनिट में सबको कन्वर्ट करना जरूरी है अगर आपको आंसर जूल में चाहिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आपको ये सब चीज जो है ना ऐसा यूनिट में नहीं दिया रहेगा, जैसे आप ये नैनोमीटर ऐसे करना, तो जैसा मैं बताए थे यूनिटर मेजरमेंट में 10 टू द पावर -15 तक का यूनिट आपको दिया हुआ है, एक बार देख लीजिएगा, पिकोमीटर, आर्मस्ट्रॉन्ग, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर क्या होता है सब एक चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, तो 4.9 into 10 to the power -19। अब आ जाते हैं, ये आंसर समझ में आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको पहले कर लो, ठीक है, और बहुत मजेदार क्वेश्चन। एक ये भी कर लो, बैठे बैठे जल्दी से मारो, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए ये वाला अपने से कर लो। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स। कितना फोटोन निकालना है एनर्जी, 1 मोल का, तो 1 मोल में कितना फोटोन हो जाएगा, 6.022 into 23 into 10 to the power 23 हो जाएगा। मतलब उतने सारे फोटॉन्स का एनर्जी निकालने बोल रहा है एक रेडिएशन का, जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है 5 into 10 to the power 14। ऐसा यूनिट में दिया है तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है, बनाइए, ये बना देंगे, आसान है। तो बहुत उसी टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे 40 फोटोज पूछे थे, यहाँ पे फोटोज कितना पूछा, 1 मोल। जैसे एक दर्जन होता है ना जी, एक ये एटॉमिक पिछले चैप्टर में बताया, वो पढ़े हो गया, नहीं पढ़े हो तो जिनको उतना नहीं पता है उसको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं। वैसे 1 मोल का डेफिनेशन अलग, मोल का डेफिनेशन अलग चलता है। 1 मोल होता है आपका, जैसे मान लो दर्जन है, तो एक डजन में कितना बोलते हैं, 12, 12 बोलते हो ना, 12 कमोडिटी होता है। उसी तरह अगर 1 मोल बोला गया तो फिर जो है ना कितना कमोडिटी होगा, 6.023 into 10 to the power 20, ठीक है। मतलब इतना सारा फोटोन्स का एनर्जी पूछ रहा है, निकला आंसर, आंसर, ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है, यहाँ भी E बराबर एच म्यू, एक फोटोन का एनर्जी पहले निकाल लो, ठीक है। ये हो गया एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन हो गया, ठीक है। ये बराबर कितना हो गया, 6.6 into 10 to the power -34 जूल सेकंड मल्टीप्लाइड बाय न्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा, न्यू का वैल्यू हो गया आपका दिया हुआ 55 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। बोलो हर्ट्ज पर सेकंड होता है, तो हर्ट्ज और सेकंड को काट देते हैं, ठीक है। और जूल में आपका आंसर आ जाएगा 6×5 वैल्यू आपको जब 3, 6×5 और 3 35, ठीक है। ये आपका 33 into 10 to the power -34 क्या आ गया, हाँ अच्छा यहाँ 20 हो जाएगा, सॉरी हाँ, तो हो जाएगा आपका 20। कोई दिक्कत, क्लियर है। अब 33 into 10 to the power -20 जूल हो गया, ये एक फोटोन का, ये किसका है, एक फोटोन का। तो नॉर्मल सा बात है, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, लास्ट आंसर वही लिखना है, देयरफॉर एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन, फोटोन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.023 into 10 to the power 23 मल्टीप्लाइड बाई 33 into 10 to the power -20। तो दिक्कत क्लियर है। अब 30 लास्ट में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देना, तो 3 दिया कितना हो गया 9, इसको मल्टीप्लाई करके कि जल्दी बताइए, 33 का टेबल याद है, 33 का टेबल नहीं याद है तो मल्टीप्लाई करने का बहुत बेसिक मैथड बताया जाता है, बताओ जल्दी से आंसर कितना है, हाँ मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से, ठीक है। तो आपका आएगा कैलकुलेशन कितना आया, तो एक जन का आंसर आया 198.759
मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 23 है या -20 है, मतलब कितना होगा 10 का पावर 3। साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखा जाए तो 1.98 रहने देते हैं, 759 इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाई 10 टू दी पावर 5, ये हो गया आपका फाइनल। कोई दिक्कत? क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है एनसीईआरटी का, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद आज आप लोग को डीपीपी देंगे, 2 डीपीपी देंगे, कम से कम 20 क्वेश्चन देंगे। 20 क्वेश्चन आप लोग बना करके नेक्स्ट क्लास में लाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इस बात को याद रखिए, इससे आपको एक और चीज समझ में आएगा कि लाइट के केस में मतलब कि हम लोग एनर्जी को कैसे जज करते हैं, ठीक है। तो एक 100 वाट का बल्ब है, बोल रहा है ये एमिट कर रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। क्या एमिट कर रहा है? वेवलेंथ, एक जो लाइट एमिट कर रहा है ये बल्ब, उसका वेवलेंथ कितना दिया हुआ है? 400 नैनोमीटर। कैलकुलेट क्या करने बोला है? तो बोल रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड आपको निकालने क्या बोला है? बल्ब से एक सेकंड में कितना, एक फ्रीक्वेंसी में कितना फोटॉन्स निकल रहा है एक सेकंड में। नंबर ऑफ फोटॉन्स पूछा है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने को है, ठीक है। और आपको दिया क्या है? इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन दिया है कि 100 वाट का बल्ब है। कितना का बल्ब है? 100 वाट का। और इससे वेवलेंथ जो लाइट निकल रहा है कितना का है? 400 नैनोमीटर का। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द बल्ब, यही क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कैसे? तो देखो ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये बहुत अलग तरीके क्वेश्चन, ऐसे इसमें कुछ ऐसा टर्म नहीं है जो आप लोग नहीं जानते। 100 वाट ये किस चीज का यूनिट है? पावर का। पावर बराबर क्या होता है? एनर्जी पर यूनिट टाइम होता है। कोई दिक्कत है? सही है। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम यहाँ पे आपको दिया है, इसका मतलब 100 वाट दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 100 जूल पर सेकंड में। कोई दिक्कत? तो ये बल्ब जो है 100 जूल का एनर्जी एक सेकंड में निकाल रहा है। इतना समझ में आ गया? ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ एनी एनर्जी एमिटेड बाय द बल्ब इन 1 सेकंड इज 100 जूल। पावर अगर किसी चीज का दिया हुआ है तो उसका मतलब ये भी है कि कितना एनर्जी एक सेकंड में निकल रहा है, ये दिया हुआ है, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है, आपसे लास्ट में नंबर ऑफ फोटोन्स भी जो एमिट हो रहा है वो भी कितना देर में पूछा है? एक सेकंड में। तो आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली 100 जूल आप इस रेडिएशन का एक फोटोन का एनर्जी पहले निकाल, पहले इसको देख लो। एनर्जी एमिटेड बाय ठीक है बल्ब इन 1 सेकंड, ये कितना हो गया आपका? 100 जूल। कितना हो गया आपका? 100 जूल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालना है इसको देखो। अब नॉर्मल सा बात है, पहले निकालोगे एक फोटोन का एनर्जी कितना है, क्योंकि तुमको वेवलेंथ दे रखा है। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन अभी तुरंत 400 नैनोमीटर का हम किए हैं, तो वेवलेंथ का वैल्यू डायरेक्टली बताओ तो कितना आ रहा है? 400 नैनोमीटर का अगर निकल रहा है तो एक फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ रेडिएशन कितना हो जाएगा? एनर्जी ऑफ 1 फोटोन कितना हो जाएगा? अभी तुरंत निकाले उसी क्वेश्चन में। 1 फोटोन का एनर्जी पूरा, ठीक है। एक फोटोन का एनर्जी कितना निकला था? 4.9 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक है, ये निकला था। तो ये हो गया आपका इक्वल्स टू 4.9 इंटू 10 टू द पावर -19। अच्छा एक बात बताओ, ये एक फोटोन का एनर्जी है और इतना टोटल एनर्जी निकल रहा है बल्ब का, ठीक है। आ गया था, चला गया बाहर। तो फिर एनर्जी एमिटेड बाय बल्ब कितना है एक सेकंड में? ये पता चल गया 100 जूल है, ठीक है। और एक फोटोन का एनर्जी इतना है ना, रेडिएशन का दे रखा है, तो उस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? लगा सकते हो फॉर्मूला hc बाई लैम्डा, अभी तुरंत निकाले थे, ठीक है ना। तो इतना आ जाएगा वैल्यू आपका, ये h मल्टीप्लाइड बाई c बाई लैम्डा। लैम्डा आपका दिया हुआ है 400, अभी तुरंत ये क्वेश्चन पहले किए थे, ठीक है। अब एक बात बताओ यहाँ पे, अब तुमको निकालने क्या दिया है? बोल रहा है कि नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ फोटोन्स। तो नंबर ऑफ फोटोन्स कैसे निकालोगे? तुमको टोटल एनर्जी पता है,
और एक फोटोन का एनर्जी पता है। अगर टोटल एनर्जी को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकल जाएगा। कितना निकल रहा होगा? निकल जाएगा जी, पक्का? हाँ, निकल जाएगा ना? ठीक है, चलो तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले, ठीक ना? चलिए अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। इसको ऐसे समझो ना, सिंपल टर्म्स में पहले एक बार समझा देते हैं। मान लो कि तुमको कहीं पे 50 आम मिला। क्या मिला? 50 मैंगोज मिले। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज तुमको कितने मिले? 50 मैंगोज मिले। तुम, हाँ, तुमको पता है कि दो आदमी एक मैंगो को खाएगा। दो आदमी कितना खा रहा है? 2 पर्सन जो है कितने मैंगो खा रहे हैं? 1 मैंगो। जैसे तुमको एक फोटोन का एनर्जी पता है, ऐसा सोचो, ठीक है? अब तुमको बोले कि हाउ मेनी पर्सन विल ईट दोज मच अमाउंट ऑफ मैंगो, क्या करोगे? टोटल मैंगोज को एक मैंगो जो आदमी कितना खा रहा होगा उससे डिवाइड कर दोगे, तो कितना आदमी खा लेगा पता चल जाएगा, तो 25 आदमी खाएगा। तो सेम चीज है, अगर हम लोग नंबर ऑफ फोटोन्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ फोटोन्स हो जाएगा आपका टोटल एनर्जी जो बल्ब से निकल रहा है 1 सेकंड में, और डिवाइडेड बाय, अच्छा, फोटो नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, ये इंपॉर्टेंट। तो टोटल एनर्जी 1 सेकंड क्या कितना निकला? 100 जूल, और डिवाइडेड बाय एक फोटोन का एनर्जी कितना हो जाएगा? 4.9 into 10 to the power minus 9। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला की तरह भी आप लिख लो, टोटल एनर्जी पर सेकंड और डिवाइडेड बाय, सो कर लो एनर्जी ऑफ वन फोटो। तो क्या कर लो? एनर्जी ऑफ वन फोटो। कोई दिक्कत है? डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू कितना आपको? 100 जूल दिया है टोटल एनर्जी निकल रहा है बल्ब से 1 सेकंड में, और एक फोटोन का एनर्जी है 4.9 into 10 to the power कितना? -14, 19 -19 जूल। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये वैल्यू निकाल करके जल्दी से बताइए कितना वैल्यू आ रहा है फाइनल वैल्यू? 2 इंटू 20 सेकंड, 220 सेकंड। अरे नंबर ऑफ फोटोन पूछा है, पर सेकंड, हाँ पर सेकंड तो ठीक है, ठीक है पर सेकंड। मतलब वैसे कोई नंबर का यूनिट नहीं होता है पर सेकंड, मतलब कहने का मतलब है कि इतना नंबर ऑफ फोटोज निकल रहा, इतना फोटोज पर सेकंड रिलीज हो रहा होगा, बस। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? और आप लोग को आज डीपीपी हम दे रहे हैं दो दो, ठीक है, दो नहीं अभी एक ही दे रहे हैं, है ना? एक पहला वाला जब आप लोग को रदरफोर्ड मॉडल तक का पूरा बताएंगे अच्छे से, तो एक पर्टिकुलर हम डीपीपी और देंगे, ठीक है? तो फिर ठीक है, आज आप लोग को होमवर्क दे देते हैं हम, है ना? आज का होमवर्क इंपॉर्टेंट है। डीपीपी 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, पहला डीपीपी रदरफोर्ड मॉडल तक का बनाए थे, ठीक है? एक डीपीपी हम आप लोग के लिए तैयार किए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक का। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक का डीपीपी आप लोग के सामने ये रहा। क्वेश्चन से पहले, डीपीपी से पहले, ठीक है, आप लोग को होमवर्क सारा जो दे रहे हैं उसमें से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारा, तो ये देखिए हर एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रेंज दिया है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ था, आप लोगों को पिछले वीडियो में डाल दिया है। तो ये एक है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे आप लोग का ये हो गया, आप लोग का जो फ्रीक्वेंसी जैसे कि बताया ऑर्डर हो गया। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, इसे आप लोग होमवर्क में लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा टाइम रुक रहे हैं हम यहाँ पे, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो स्क्रीनशॉट ले लें क्वेश्चंस का, ताकि बाद में इन्हें अटेम्प्ट कर पाए। ये रहा डीपीपी आप लोग का 2, डीपीपी 1 रदरफोर्ड मॉडल तक था, डीपीपी 2 आपका है टिल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फ्रॉम रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशंस से लेकर के आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तक का। तो ये डीपीपी 1 टोटल 19 क्वेश्चंस दिए हैं, और पीछे वाले क्वेश्चंस को मिला के 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल से हर एक लेवल को चेक कर लेगा, ठीक है? मेंस एडवांस सारा, हम एडवांस को नहीं बोलेंगे, एडवांस में और जाएंगे हम लोग डीप में, क्योंकि ऐसा कोई कंसेप्ट है कि एक कंसेप्ट में भी एडवांस का क्वेश्चन नहीं होता,
वो बहुत सारे लॉजिक को यूज करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके 11, 12, 13, 14, 15, 16। सो 16 क्वेश्चंस आपके ये हो गए, और ये बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चंस 17, 18 और 19। तो मेरे ख्याल से इनफ टाइम हर एक में स्लाइड में, अब मेरे ख्याल से आप लोग को 20 सेकंड वीडियो में पॉज दिए, तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो, अगर मान लीजिए इन सब में से किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, तो आप मुझे 7768 पे 91901 पे, याद रखिएगा कॉल मत कीजिएगा, कॉल हम नहीं उठाने वाले, व्हाट्सएप कीजिएगा जो क्वेश्चंस होंगे उसके इमेजेस, ठीक है। इमेज आप कीजिएगा, आपको उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3-4 मिनट का वीडियो सॉल्यूशन आपको दे देंगे। सो 7762891901 ये नंबर है अभ्यास क्लासेस एंड एकेडमी का, ठीक है। या फिर मेरा नाम अंकित झा हुआ, आप ऐसा सोचिए क्वेश्चंस मेरे पास में आएंगे, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी डीपीटी से क्वेश्चन, आपका मन हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के क्वेश्चंस आप मुझे भेज सकते हो, जो टीचर्स हैं उनके साथ क्वेरी करके वो उन क्वेश्चंस का वीडियो बना के, वीडियो सॉल्यूशंस बना के आपको भेज दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप यूज कीजिएगा, याद रखिएगा कॉल मत कीजिएगा, डोंट कॉल, आई विल नॉट रिसीव, डोंट कॉल, आई विल नॉट रिसीव। तो रिसीव हम नहीं करने वाले हैं। जो भी चीज आपको पूछना होगा, अपना नाम बताइए, कहां से मैसेज किए हैं बताइए, और उसके बाद अपना क्वेश्चंस को पूछिए, हम जरूर सॉल्व करेंगे भैया, जब तक है आप लोग को कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। Till then, thank you everyone. Thank you everyone for watching this lecture. Real thanks. Bye bye. Good night. Love you all.